दिस इज़ दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। इजोटी साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लाइव प्रोसेसेस देखेंगे और इस एक वीडियो में हम पूरे चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव नोट्स बना रखी है विद अट्रैक्टिव डायग्राम्स और अट्रैक्टिव फ्लो चार्ट्स के साथ मैंने आपके लिए ये नोट्स तैयार की हैं। तो इनसे आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले लाइव प्रोसेसेस जो है, ये 10th की बायो का सबसे पहला चैप्टर है गाइज। तो लाइव प्रोसेसेस क्या होती हैं सबसे पहले हम इस स्लाइड में ये समझेंगे, ठीक है। लाइफ किस में होती है? लाइफ जो होती है वो लिविंग में होती है। पहली बात आपको ये समझनी है कि जो लाइफ होती है वो किस में होती है, लिविंग में होती है। उसी को लिविंग कहते हैं जिसमें लाइफ होती है। अब उस लाइफ को चलाने के लिए, उस लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उस लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए कुछ प्रोसेसेस मैंडेटरी होती हैं, कुछ प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होती हैं। उन प्रोसेसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लिविंग क्या है? लिविंग क्या है? जिसमें जान है। लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव, जो जिंदा है। समथिंग दैट कैन ग्रो, जो ग्रो कर सकता है, जो मूव कर सकता है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो रेस्पायर कर सकता है और जो बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकता है। क्योंकि लिविंग जो सेल्स का बना होता है और सेल्स जिसमें बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती रहती है जिसके द्वारा हमारी लाइफ चलती है, ठीक है। तो लाइव प्रोसेसेस की बात करें तो उससे पहले हम ये देखें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। एक बात याद रखें, ये लाइव प्रोसेसेस नहीं है, ये लिविंग के अंदर पाए जाने वाले कुछ कैरेक्टर्स हैं। जैसे लिविंग में क्या होता है भाई? लिविंग में मूवमेंट होता है। लिविंग में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। लिविंग में क्या होता है? सेंसिटिविटी होती है। लिविंग में क्या होती है? वो ग्रोथ करता है, ग्रो होता है। रिप्रोडक्शन, अपनी तरह संतान पैदा करता है। एक्सक्रीशन होता है इसमें और न्यूट्रिशन होता है। तो एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन और जो रेस्पिरेशन जैसी लाइव प्रोसेसेस हैं, इनको हम बहुत डेप्थ में जा करके और बहुत इजी वे में इनको समझने जा रहे हैं। क्या है इनका पूरा कॉन्सेप्ट, ये एक एक आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। आप पेशेंस बनाए रखें क्योंकि वीडियो ज़रूर लंबा है लेकिन इस एक वीडियो में आपका ये एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और वो भी एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं बनाया है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपके लिए ये लेक्चर तैयार किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे देखो, जो ये आपकी जो ये कैरेक्टर्स है ना, इनके लिए एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, ठीक है। एक ट्रिक होती है MRS, मिस्टर ग्रेन। यहाँ पर M फॉर मूवमेंट, S फॉर रेस्पिरेशन, S फॉर सेंसिटिविटी कि मतलब आप अपने एनवायरनमेंट की जो चीज़ों को हैं वो सेंस करते हैं। G फॉर ग्रोथ, R फॉर रिप्रोडक्शन, E फॉर एक्सक्रीशन और N फॉर न्यूट्रिशन। ये आपके कैरेक्टर्स हैं किसके? लिविंग के। बहुत बेसिक चीज़ है। अब लाइव प्रोसेसेस क्या होती हैं? आप वेट कर रहे थे कि सर कब आएंगे और लाइव प्रोसेसेस को डिफाइन करेंगे। तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बिल्कुल 1 मिनट में ये याद हो जाएगा। लाइव प्रोसेसेस क्या होती हैं? लाइव प्रोसेसेस इसेंशियल प्रोसेसेस होती हैं जो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उनको अपनी लाइफ सस्टेन करनी है, मेंटेन करनी है, बनाए रखनी है, जिंदा रहना है, इसीलिए उनको ये लाइव प्रोसेसेस परफॉर्म करनी है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिक एंड इसेंशियल प्रोसेसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन और यू कैन से मेंटेन द लाइफ। लाइव प्रोसेसेस वो इसेंशियल और बेसिक प्रोसेसेस हैं जो लिविंग के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं लाइफ को सस्टेन और मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आई होप आप इसको क्लियरली समझ गए होंगे। अब लाइव प्रोसेसेस क्या क्या हो सकती है? लाइव प्रोसेस है, सबसे पहले लाइव प्रोसेस इस चैप्टर में आपको पढ़नी है न्यूट्रिशन, उसके बाद की जो लाइव प्रोसेस है रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में आपको
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ना है, रेस्पिरेशन में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमन हार्ट को पढ़ना है, उसके फंक्शन पढ़ने हैं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, और एक्सक्रीशन में आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ना है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेसेस वी कैन मेंटेन एंड वी कैन सस्टेन आवर लाइफ। ये जितनी भी प्रोसेसेस आपको अपनी मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये आपकी लाइफ को मेंटेन और सस्टेन करने में आपकी हेल्प करती हैं। इनके बिना आपकी लाइफ, हमारी लाइफ, किसी की भी लाइफ चलने वाली नहीं है। तो और आगे बढ़ने से पहले हम एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं भाई आपकी बॉडी में? मेटाबॉलिक रिएक्शन, देखो बच्चों, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को एक वर्ड में हम मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इनको मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है बेटा, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी, जो आपकी बॉडी में हो रही हैं, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे, उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल्स, एनाबॉलिज्म में क्या होता है ना, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल होता है, एक क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है, और एक क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म में आप देख रहे हो, एक मॉलिक्यूल टूट रहा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। अब इसमें लार्जर मॉलिक्यूल क्या करता है, मेड फ्रॉम स्मॉलर वंस। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे 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 क्या होते हैं, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ करके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। इसमें एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि एनर्जी तो लगती है ऑब्वियसली जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने में। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं एनर्जी यूज करके, तो इसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में एक बड़ा मॉलिक्यूल क्या करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, स्मॉलर यूनिट्स में टूट जाता है, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी लगती है ऑब्वियसली। जब बीच में जब बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी तो लगेगी, खर्च होगी, रिलीज होगी। तो लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस, तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज कैटाबॉलिज्म, जिसको क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट एनिमल्स, जो अलग अलग तरह के इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, जिसमें प्लांट्स भी हैं, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी है ना, मल्टी सेलुलर भी है, यूनिसेलुलर भी है। तो क्या सबके अंदर एक ही तरह का लाइफ प्रोसेस चल रहा है? क्या सब एक ही तरह से खाना खा रहे हैं? क्या सबके अंदर एक ही तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है? क्या सबके अंदर एक ही तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है? नहीं, सबके अंदर अलग अलग है। अगर ह्यूमन अलग तरीके से खाना खाता है तो अमीबा अलग तरीके से खाएगी, प्लांट अलग तरीके से खाता है। प्लांट में जब न्यूट्रिशन होता है तो वो कैसे होता है जी, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट अपना फूड कैसे तैयार करता है बताइए ना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा तैयार करता है, उसको आप आगे डिटेल से पढ़ोगे। अमीबा में क्या होता है, अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं, इसके द्वारा ये अपने खाने को कैप्चर करता है जी। उसके बाद डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये खाना इसके अंदर जाता है, फूड वैक्यूल में जाता है, फिर इसकी पूरी बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू खाना जाता है, उसके बाद इसकी सरफेस से खाना बाहर आता है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। और ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन पहले खाने को अपने मुंह में डालता है, मतलब खाने को पहले अपने माउथ कैविटी में, बकल कैविटी में इंजेस्ट करता है, उसके बाद वो ईसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद उसका अच्छे से डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सेल्स तक पहुंचता है। तो देखिए, जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो हर एक एनिमल में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स जो हैं इस अर्थ पर, उनमें अलग अलग तरह की लाइफ प्रोसेसेस होती है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहली लाइफ प्रोसेसेस की, और उसका नाम है जी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, पोषण पोषण पोषण। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन जो है
ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को टेक इन करता है, अंदर लेता है, फिर उसको यूटिलाइज करता है। क्यों यूटिलाइज करता है? क्योंकि उससे उसको एनर्जी मिलती है, उसकी बॉडी ग्रो करती है और उसकी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होती हैं, मसल्स होती हैं, उनकी मेंटेनेंस होती है, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, हम फूड लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि उस फूड से हमको एनर्जी मिलती है और एनर्जी से क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी ग्रो करती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन नहीं होगा तो क्या डाइजेशन होगा? क्योंकि डाइजेशन न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है ना, तो उसके भी स्टेप्स हैं, आगे हम अभी उसी को पढ़ने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेस इट टू गेट एनर्जी। फूड को लेता है, उसको यूटिलाइज करता है, उससे उसको एनर्जी मिलती है, एनर्जी से उसकी बॉडी की ग्रोथ होती है, टिश्यूज़ की अच्छे से रिपेयर होते हैं और मेंटेनेंस होते हैं। इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स को लेने की प्रोसेस ही तो न्यूट्रिशन है। आप जो खाना खाते हो उस खाने में क्या क्या होता है? उस खाने में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं जी? फूड कंपोनेंट्स कहते हैं या कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं। जो भी आप मील खाते हो, चाहे आप ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, जो भी चीज़ें खाते हो उसमें आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करता है? आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, क्योंकि इनसे आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। किस में होता है कार्बोहाइड्रेट? चावल खाते हो, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, शुगर में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, फैट, दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट भी होता है, अंडों में भी होता है ना? अगर आप नॉन वेज खाते हो तो उसमें भी होता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको, जिस खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता है। ठीक है, आप कमेंट में बताइए आप कौन कौन सा फूड खाते हो जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता है। ठीक है, चॉकलेट में भर भर के कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको खाते हो तो एनर्जी मिलती है, ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए, दांतों के लिए सही नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी तो मिल जाएगी, दांत खराब हो जाएंगे आपके। प्रोटीन्स दूध में होता है क्या? प्रोटीन, कैसिन नाम की प्रोटीन होती है दूध में। ठीक है ना, तो प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी बॉडी की मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए, आपके टिश्यूज़ के। बॉडी बिल्डिंग किससे होती है? प्रोटीन से होती है। मसल्स बिल्ड किससे करती हैं? प्रोटीन से करती है। वाइटामिन्स क्या करते हैं? आपको तरह तरह के रोगों से बचाने का काम करते हैं। ठीक है ना। मिनरल्स क्या करता है? मिनरल्स जैसे कैल्शियम हो गया, आपको दूध से मिल जाएगा। ठीक है ना। आयरन हो गया, ठीक है, जो आपके ब्लड में होता है, ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। विटामिन्स जो आपको तरह तरह के रोगों से बचाते हैं। ठीक है ना, जैसे सिट्रिक फ्रूट में विटामिन सी होता है, गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से बच्चों, न्यूट्रिएंट्स को आपको यहाँ पे डेप्थ में नहीं पढ़ना है, आपने छोटी क्लासेस में अच्छे से पढ़े होंगे किस में कौन सा होता है, किससे क्या होता है, क्या नहीं होता है। बस मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि न्यूट्रिएंट्स जो फूड कंपोनेंट्स कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स इत्यादि, ये न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स आप प्रॉपर ले रहे हो तो उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, संतुलित आहार सुना होगा आपने। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं जी। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, अब न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या है। अब न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है। क्या होता है? सेल्फ। ट्रॉफिक मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है, नरिशमेंट मतलब सेल्फ नरिशमेंट, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? अपना पोषण, अपना न्यूट्रिशन खुद ही कर रहा है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है वो, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेटेरो मतलब होता है अदर्स, ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट, जो अपने नरिशमेंट के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं, उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स, और उनके न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which a living organism prepares its own food and does not depend on
अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही बना रहा है, खुद ही प्रिपेयर कर रहा है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या करता है, डिपेंड करता है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। डू यू हैव एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आपके डाउट पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं क्लियरली चीज़ों को समझाते हुए चल रहा हूँ। देखो, नोट्स भी बनाते रहिए आप, ठीक है, और लिखने की कोशिश करिए। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले ली, वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। जब आप खुद लिखते हो ना खुद की नोट्स, तो वो जल्दी समझ में आता है, टॉपिक जल्दी से आप कैप्चर कर पाते हो, आपके माइंड में जल्दी से वो फीड होता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इसका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ग्रीन प्लांट्स में होता है। किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है। साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, नील हरित शैवाल, और यूग्लिना, इसमें भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। मतलब ये फोटोसिंथेसिस से अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रीन प्लांट्स हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, यूग्लिना हो गया, जिनमें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कीमो का मतलब होता है केमिकल। इसमें ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ कुछ केमिकल्स वगैरह को यूज करके, केमिकल्स में कैल्शियम वगैरह हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, उनको यूज करके क्या करते हैं, अपने फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया आपने सुना होगा, वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, आसपास के केमिकल्स को यूज करके वो अपना न्यूट्रिशन तैयार करते हैं। जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया में आपने नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम का नाम सुना होगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को प्रोवाइड भी करता है, प्लांट से फिर अपना फूड लेता है, ठीक है ना। तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया, ये सारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के क्या है, टाइप्स हैं, ठीक है, सॉरी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक समझ में आ गया, ऑटोट्रॉपिक समझ में आ गया आपको। कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, जिसमें फोटो यानी लाइट एनर्जी को यूज करके ऑर्गेनिज्म अपना फूड तैयार कर रहा है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, कीमो मतलब केमिकल को यूज करके ऑर्गेनिज्म अपना फूड क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझिए। हेटेरोट्रॉपिक कितने तरह का होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तीसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये 3 टाइप्स होते हैं आपके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। अब जो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, इसमें जो एनिमल्स होती हैं उनकी 3 कैटेगरीज होती है। पहले होते हैं हर्बीवोर्स शाकाहारी, कार्निवोर्स मांसाहारी, ओमनिवोर्स सर्वाहारी। सब कुछ खाते हैं जी, ये इंसान भी ओमनिवोर्स में ही है, कैट भी ओमनिवोर्स में ही है, डॉग भी ओमनिवोर्स में ही, क्रो भी ओमनिवोर्स में ही है। कार्निवोर्स में लॉयन, टाइगर, ईगल मांस खाते हैं, मांस खाकर अपना पेट पालते हैं, अपना पोषण करते हैं, अपना नरिशमेंट करते हैं। हर्बीवोर्स काऊ हो गया, गॉट हो गया, डियर हो गया, साग सब्जी घास फूस इत्यादि खाते हैं, पत्ते वगैरह खाते हैं प्लांट्स की। तो ये हो गई आपकी हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ होलोजोइक एनिमल्स, ठीक है ना। तो इन सब में एक ही तरह का न्यूट्रिशन हो रहा है, वो कौन सा न्यूट्रिशन है? होलोजोइक। लेकिन इनकी कैटेगरीज अलग है, कोई मांस खा रहा है, कोई घास खा रहा है, कोई फल प्लांट्स के प्रोडक्ट भी खा रहा है, तो एनिमल को भी खा रहा है, जैसे आपका क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जिसमें आपका अमीबा आता है और पैरामीशियम आता है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। बच्चों ध्यान रखना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ठीक है ना। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड मटेरियल। इसमें पूरे फूड मटेरियल को ये पहले इंजेस्ट करता है, उसके बाद फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और जब फूड डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको फिर एब्जॉर्ब किया जाता है इनसाइड द एनिमल बॉडी। मतलब क्या होता है, हम खाने को तो हम बाहर से ही लेते हैं ना, पहले पूरा फूड मटेरियल को हम अपनी बकल कैविटी में डालते हैं, उसके बाद वो फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है इनसाइड द
आवर बॉडी, ठीक है ना, हमारी बॉडी के वो अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है पूरा। ये है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, पूरे फूड मटेरियल को जो ऑर्गेनिज्म होता है पहले अपने अंदर लेता है, उसके बाद अंदर ही इसमें क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है ना। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन समझ लो पहले। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है ये फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब जो सड़े गले पदार्थ होते हैं या जो मरे हुए जीव होते हैं या प्लांट्स होते हैं, ये उनको खाते हैं। इसमें क्या होता है, फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली। इसमें देखो फूड का डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। अब आप बोलोगे यार बॉडी के बाहर कैसे फूड का डाइजेशन हो रहा है, मैंने अब क्या बताया था, लाइव प्रोसेस है। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके की लाइव प्रोसेसेस होती हैं। तो सैप्रोफिटिक में क्या हो रहा है, फूड कैसे एक्सटर्नली डाइजेस्ट हो रहा है, उसका डाइजेशन क्यों एक्सटर्नली हो रहा है, ये समझिए। क्या करता है ना, इसमें ऑर्गेनिज्म बाहर से जैसे कोई फूड है उसको पहले छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ता है, और उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। जैसे छोटे छोटे डिकम्पोजर्स आपने सुने होंगे ना, वो क्या करते हैं, किसी मरे हुए जीव पे लग जाते हैं, धीरे धीरे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, पहले तोड़ते हैं और फिर धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो ये है डाइजेस्टेड एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। दिस इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एन ऑर्गेनिज्म दैट शोज दिस न्यूट्रिशन कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स आर सैप्रोफाइट्स। जो इस तरीके का न्यूट्रिशन शो करने वाले जीव होते हैं उनको सैप्रोट्रॉप्स या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। इसको इसीलिए सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दोनों इसी के नाम है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, सैप्रोफिटिक के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं सर, मोस्ट ऑफ द फंगी, बहुत सारे फंजाई हैं, फंगी हैं जो सैप्रोफिटिक के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। जैसे ब्रेड पे देखिए फफूंदी लग जाती है, ब्रेड को आप ज़्यादा दिन तक लगोगे तो इस पर देखो हल्का सा ब्राउनिश कलर का क्या लग जाता है, इस तरीके से ये फंगी लग जाती है, इस पर ख़राब हो जाती है ये, ठीक है ना। तो ये इसको धीरे धीरे क्या करता है, थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उसके बाद इसको बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, ख़त्म कर देता है पूरे ब्रेड को, ठीक है ना। ब्रेड मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, कुछ बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई हो गया, और जितने भी डिकम्पोजर्स हैं जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है। ये सैप्रोट्रॉप्स है, सैप्रोफाइट्स हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर्स की मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 8 तक अलग अलग पार्ट्स में इस चैप्टर को तोड़ कर भी पढ़ाया है। अगर आप उस तरीके की स्टडी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप 30-30, 20-20, 25-25 मिनट की वीडियोस को देख करके तोड़ कर भी पढ़ सकते हो। अगर आपको वन शॉट में देखना है तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। इस तरीके का कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जैसे टैपवॉर्म हो गए, है ना, लीच हो गया, टिक्स हो गए, लीस हो गए, ये लाइस हो गए, ठीक है। ये जैसे टिक्स पड़ जाते हैं ना डॉग्स के ऊपर, पैरासाइट होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये जोंक दिख रहे हो आपको, जोंक, लीच नाक के अंदर भी बैठ जाती हैं ये जीवों के, जो मवेशी जीव होते हैं, गाय भैंस वगैरह, पानी पीते टाइम ना पानी में होती है, फिर नाक का खून चूसती हैं, ठीक है ना। यह हमारी स्किन पर चली जाती है, फिर हमको हमारे खून को क्या करती है, सक करती है, ठीक है। हमारे पेट में कुछ टैपवॉर्म, कुछ कीड़े पड़ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये जीवों में लग जाते हैं, गाय भैंस में भी ये पड़ जाते हैं टिक्स, इनकी स्किन पर ऊपर से इनका खून चूसने। हालांकि ये उस जीव को मारते नहीं है जान से, बिना मारे उसमें से क्या करते हैं, अपना पोषण करते रहते हैं, अपना खाना खाते रहते हैं। इनको कहते हैं पैरासाइट। इसीलिए लिखा गया है एनिमल्स डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। इसमें एनिमल क्या करता है, जो अपना न्यूट्रिशन करता है वो किससे करता है, या तो प्लांट से करता है या तो एनिमल से करता है, बिना उनको मारे। जैसे हमारी खोपड़ी में जूं पड़ जाते हैं, LIC जूं पड़ जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हमारे खून को सक करते हैं, लेकिन क्या हमारी जान जाती है उससे, नहीं जाती है। मच्छर क्या करता है, हमारे बॉडी को काटता है और चला जाता है खून सक करके, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पैरासाइट है। ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन आर इनसाइड द होस्ट। या तो ये होस्ट के अंदर, होस्ट मतलब जिसका एक खून सक कर रहे हैं, चूस रहे हैं, उसके अंदर रह करके अपना न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे ये है आपका, या तो उसके ऊपर बैठ करके अपना न्यूट्रिशन, जैसे जूं हो गए, जोंक हो गई ये, और ये टिक्स हो गए, कुत्तों पे देखते हैं हम, इनको कुत्तों पे पड़ जाते हैं, किसी जानवर पे पड़ जाते हैं, और उससे फिर अपना क्या करते हैं, नरिशमेंट करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब प्लांट कस्क्यूटा जिसको हिंदी में अमरबेल कहते हैं,
ये पैरासिटिक प्लांट है बच्चों। क्या है ये? पैरासिटिक प्लांट है। क्या हो गया ये पैरासिटिक प्लांट है अमरबेल। ये क्या करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करता है, लिपट जाता है, क्योंकि इसमें ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इसकी बॉडी, इसकी प्लांट की बॉडी का कलर आप देख रहे हो येलोइश कलर का हो रखा है, येलो कलर का है, ठीक है ना। तो ये येलो कलर का है, तो इसीलिए इसमें क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए येलो कलर का है। तो ये दूसरे प्लांट के ऊपर क्या करता है, लिपट करके उस प्लांट से अपने न्यूट्रिशन की जो भी नीड है उसको पूरा करता है और जिंदा रहता है। तो दिस इज नॉन ग्रीन प्लांट, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। किसकी बात करेंगे अब? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में, प्लांट फूड क्यों खा रहा है? प्लांट जो फूड है एनर्जी के लिए तो खा रहा है, लेकिन उस प्लांट को फूड कैसे मिल रहा है? उस प्लांट को फूड लाइट एनर्जी यूज करके मिल रही है, और वो लाइट एनर्जी उसको कहाँ से मिल रही है बच्चों? सन से मिल रही है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। दिस इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट फूड मेकिंग प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस इन द ग्रीन प्लांट्स। ये एक फूड मेकिंग प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स में हो रही है, ठीक है ना। तो ये है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट फूड कैसे ले रहे हैं? लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो उसको सन से मिल रही है, और इस पूरी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस फ्लो डायग्राम से आपको ये समझ में आया। अब ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या क्या यूज करता है? देखिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, वाटर यूज करता है, सनलाइट यूज करता है, और क्लोरोफिल यूज करता है, ठीक है ना। ये चार चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तब जाके प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये CO2 इसको कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। ये H2O इसको कहाँ से मिलती है? सॉइल से मिलती है। ये सनलाइट इसको कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। ये क्लोरोफिल इसमें ही होता है, इसमें ही होता है, इसमें ही होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट में होती है। इसमें एक प्लांट क्या करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जैसे H2O, CO2, उनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, उससे फिर उसको एनर्जी मिलती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Photosynthesis is the process in which green plants convert simple inorganic materials like water and carbon dioxide into complex organic food material C6H12O6 मतलब ग्लूकोज in the presence of chlorophyll and sunlight। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी को यूज करके। मतलब लाइट एनर्जी को भी एक तरह से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पर अब आपको क्या देखना है? यहाँ पर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को देखिए थोड़ा। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में क्या हो रहा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्लांट को कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। किससे लेता है वो? स्टोमेटा से लेता है। H2O को प्लांट अपनी रूट से एब्जॉर्ब करता है। तो ये CO2 और H2O जब उसकी लीफ में मिलते हैं तो फिर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2 और H2O के बीच में एक रिएक्शन कंडक्ट होती है, एक रिएक्शन कंडक्ट होती है, और इस रिएक्शन के होने के बाद एक प्रोडक्ट बनता है जिसको कहते हैं C6H12O6। दिस इज नथिंग बट अ ग्लूकोज। एनर्जी मिल गई उसको यहाँ से, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को प्लांट क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, और उस ऑक्सीजन से हम और आप क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन हम प्लांट पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस से फूड मिल रहा है, उससे वो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको दे रहा है। अगर प्लांट को
प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाएगी तो प्लांट मर जाएंगे। प्लांट मर जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कौन देगा? हम भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है केवल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होती है। प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना बच्चों, उसमें ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और ग्रीन क्लोरोफिल जो होता है प्लांट के ग्रीन पार्ट में ही प्रेजेंट होता है, और उसमें भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये एक लीफ का एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है। लीफ की जो सबसे ऊपर की सरफेस होती है, सबसे ऊपर एक जो आपको दिखती भी नहीं होगी शायद, या जब आप गौर करोगे तो उसके सबसे ऊपर की सरफेस में ना एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। उसके ठीक नीचे एक लेयर होती है, उसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और ठीक इसी तरीके से एक नीचे होती है, उसको लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। इस अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनको लिम्फोसाइट, जिनको मीजोफिल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल कहते हैं, ठीक है ना। और इन सेल के अंदर भी छोटे छोटे कुछ ग्रीन कलर के आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे बच्चों, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट की पत्तियों का कलर ग्रीन होता है, ग्रीन होता है, ठीक है ना। तो इसको आप समझ गए, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक लीफ है, मैंने क्या बताया अभी? एक लीफ है, एक पत्ती है। इस पत्ती की जो सबसे ऊपर की जो सरफेस है, सबसे ऊपर की जो लेयर है, इसको क्यूटिकल कहते हैं। ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ये क्या करती है? ये प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर को, ज़्यादा पानी को खर्च नहीं होने देती है, तो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने में ये हेल्प करती है। इसके नीचे एक एपिडर्मिस होती है, एक अपर एपिडर्मिस होता है, एक लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है ना। और एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीच में कुछ सेल्स होती हैं, इनको मीजोफिल सेल कहते हैं या फोटोसिंथेटिक सेल कहते हैं। यहीं पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि सनलाइट को यही एब्जॉर्ब करता है। तो लीफ लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन पिगमेंट। स्टूडेंट्स, लीफ जो होती हैं इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही कैसी दिखती हैं? ग्रीन दिखती हैं। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर जो लीफ है, इस वाले पार्ट को पेटियोल कहते हैं, ये लीफ का टिप वाला पार्ट है। ये बीच वाली लाइन जो है इसको मिड रिब कहते हैं, और साइड में जो ये लाइन दिख रही है इसको कहते हैं हम वेन्स। और जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रहे हैं ये लीफ का मार्जिन वाला पार्ट है, मार्जिन, ठीक है, लैमिना, ठीक है, लैमिना कहते हैं, ठीक। इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन और एक ये कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट, वो लाइट एनर्जी को, जो कि उसको सन से मिलती है, उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। फिर इस लाइट एनर्जी को प्लांट कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इनटू H2 एंड O2। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ये क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है, स्प्लिट अप कर देता है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में पहली चीज़ ये हो गई, ठीक है। पहली चीज़ क्या होती है? पहली घटना क्या होती है? पहला इवेंट क्या होता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरी घटना होता है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना केमिकल एनर्जी में, और वाटर मॉलिक्यूल को H2 और O2 में तोड़ देना। और तीसरी घटना होती है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। CO2 का रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसको कहते हैं? जब किसी प्रोडक्ट से, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन बिछुड़ जाती है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस होती है, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। और हाइड्रोजन जुड़ती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या होती है? उसमें जुड़ जाती है। देखो यार, ये रिएक्शन देखिए आप, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ क्या जुड़ गई? हाइड्रोजन जुड़ गई।
हाइड्रोजन जुड़ गई या नहीं जुड़ गई, ठीक है ना। और ये H2O तो टूट ही गया, आपको पता ही है। हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या हो गया है, टूट गया, स्प्लिटिंग अप हो गया। क्लोरोफिल ने क्या किया, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया आपका किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या जुड़ गई, हाइड्रोजन ऐड हो गई। तो हाइड्रोजन के एडिशन को रिडक्शन कहते हैं, या ऑक्सीजन के रिडक्शन को, रिड्यूस होने को रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन के जुड़ने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और हाइड्रोजन के रिडक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाली जो रिएक्शन होती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे जी स्टोमेटा की। प्लांट की जो लीफ होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, उनको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड है स्टोमा। कोई बोलते स्टोमेट्स नहीं होता है प्लूरल बेटा, स्टोमा होता है। स्टोमा सिंगुलर होता है, स्टोमेटा प्लूरल होता है। तो स्टोमेटा आर टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के सरफेस में ये प्रेजेंट होते हैं आपके छोटे छोटे छेद, ठीक है। एपिडर्मल सेल, सब्सिडियरी सेल्स। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटल पोर है आपका, और इसके चारों तरफ कुछ इसकी रक्षा करने के लिए कुछ सेल्स लगी हुई हैं जिनको गार्ड सेल कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में मैंने आपके लिए लिखा है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज कंट्रोल्ड बाय दीज सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती रहती है, ओपन क्लोज होता रहता है। तो गार्ड सेल इसको क्या करती है यहाँ पर जी, कंट्रोल करती हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो स्टोमेटा होता है ये फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लीफ एंड एटमॉस्फेयर विच इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। गैसों का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, वो किसके द्वारा होता है, इस स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, स्टोमेटा के द्वारा ही होता है, ठीक है। क्लियर है इतना। ये स्टोमेटल पोर है, सब्सिडियरी सेल जो उसको बाहर से प्रोटेक्ट कर रही है, और एक और लेयर लगी हुई है सबसे बाहर जो एपिडर्मल सेल से बनी होती है, उसके बाद सब्सिडियरी सेल्स, उसके बाद स्टोमेटल पोर, उसके बाद गार्ड सेल्स जो स्टोमेटल पोर के चारों तरफ आपको दिख रही हैं, छोटे छोटे डॉट, ठीक है। ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। अब प्लांट क्या करता है भाई, प्लांट में स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों हो रहा है ऐसा, बताइए। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। चारों तरफ गार्ड सेल्स लगी हुई है, और गार्ड सेल के अंदर आपको ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं वो हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। इसी में क्लोरोफिल होता है, वहीं से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ये आपका क्लोज स्टोमेटा है। क्या है ये, क्लोज स्टोमेटा है। तो कभी कभी प्लांट को अधिक से ज़्यादा पानी मिल जाता है, तो उस पानी को ना वेपर की फॉर्म में बाहर फेंकना पड़ता है, तो वो इस स्टोमेटल पोर से ही बाहर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आना पड़ता है एटमॉस्फेयर से, तो वो इस स्टोमेटल पोर से ही अंदर आता है। ऑक्सीजन बाहर जाती है तो वो इस स्टोमेटल पोर से ही बाहर जाता है। रेस्पिरेशन में जब प्लांट में ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है, तो वो इस स्टोमेटल पोर से ही आता है। क्लियर है। तो ये इसका रोल है। तो लीफ में क्या होता है, H2O होता है, पानी होता है। लीफ में क्या होता है जी, पानी होता है। अब जब ये पानी गार्ड सेल पर फ्लो करता है, जब ये पानी गार्ड सेल पर क्या करता है, गार्ड सेल पर, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, गार्ड सेल पर जब ये पानी फ्लो करता है तो क्या होता है, मतलब ये पानी जब अंदर जाता है तो गार्ड सेल का जो शेप होता है वो कर्व हो जाता है। देख रहे हो ना, कर्व शेप में आ गया है इस तरीके से। ये कर्व शेप में आ गया कि नहीं, इस पे पानी का फ्लो होना मतलब ये कर्व शेप में आ जाता है, मतलब पानी इसके अंदर जा रहा है। तो गार्ड सेल्स का शेप कर्व हो जाता है, क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है, और स्टोमेटा खुल जाता है। और जब पानी बाहर आता है, जब पानी बाहर आता है तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ये है इसके ओपन और क्लोज होने का कॉन्सेप्ट जो मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया। इतना ही पढ़ना है आपको एग्जाम के लिए, ठीक है।
अब स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहले ट्रांसपिरेशन में ये हेल्प करता है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, जिसमें कौन मदद कर रहा है? स्टोमेटा कर रहा है। अधिक से ज़्यादा पानी जो प्लांट को मिल जा रहा है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, वो स्टोमेटल पोर से क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड, यहाँ पर एक वर्ड और लिख लो, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ठीक है ना, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, वो किसके द्वारा होती है? इसी स्टोमेटा के द्वारा होती है। क्लियर है इतना? इसी के द्वारा होती है। तो ये इसके फंक्शन हो गए। अब हम बात करेंगे वस्कुलर बंडल। क्या है वस्कुलर बंडल? देखो, प्लांट में एक ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम है जिसमें प्लांट का फूड और वाटर जो होता है पूरी प्लांट की बॉडी में पहुंचता है। इसको आगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में मैं डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि वस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, वस्कुलर बंडल जो होता है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ये प्लांट की लीफ में, ये प्लांट के किस में होते हैं? स्टेम में होते हैं। ठीक है ना, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, मतलब पानी को जड़ से और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। मतलब फूड को प्लांट की पत्ती से और प्लांट के ऊपर वाले पार्ट में भी और नीचे वाले पार्ट में भी कौन पहुँचाता है? फ्लोएम पहुँचाता है। ये कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की हम बात करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स हैं बेटा। ह्यूमन बींग में जो न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स हैं वो कैसे हैं, देखिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। और हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो इसके क्या क्या स्टेप्स है? सबसे पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर इजेशन होता है। इंजेशन मतलब खाने को इंजेस्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है। उसके बाद वो खाना जब अंदर स्वैलो होता है तो फिर उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद उस खाने को आपकी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, आपकी बॉडी सेल्स के द्वारा। फिर उस एब्जॉर्ब किए हुए खाने को यूज किया जाता है, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर टाइम आने पर जो खाना है उसको मल के रूप में शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, उसको इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इजेशन। इंजेशन में मैंने क्या बताया? टेकिंग इन फूड। फूड को आप टेक इन कर रहे हो, उस फूड को ब्रेक डाउन करना मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, डाइजेशन। उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना मतलब एब्जॉर्प्शन, बॉडी सेल्स के द्वारा। उस एब्जॉर्ब किए हुए फूड को यूज करना और उससे एनर्जी मिलना मतलब एसिमिलेशन। और उस जब जो फूड डाइजेस्टेड हो गया है वो तो एब्जॉर्ब हो चुका है, आपकी बॉडी की सेल्स तक पहुंच गया, उससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। तो जो खाना अनएब्जॉर्ब रह जाता, अनडाइजेस्टेड रह जाता, वो इजेशन की प्रोसेस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो ये न्यूट्रिशन के क्या हो गए? प्रोसेस हो गए, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है आपका एक्सेसरी ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये एक लॉन्ग होलो ट्यूब है, लॉन्ग होलो ट्यूब है जो आपकी मुख गुहा से, बकल कैविटी से और आपके एनस तक फैली हुई है और 9 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी होती है एलिमेंट्री कैनाल? 9 मीटर लंबी होती है। तो ये एक होलो ट्यूब है, एक खोखली ट्यूब है, विच कंटेन्स ऑर्गन्स थ्रू विच फूड पासेस। जो ऐसे ऑर्गन से बनी होती है जिन ऑर्गन से फूड पास होता है, गुजरता है आपकी बॉडी में। ठीक है ना। ये ऑर्गन है आपके माउथ जिसको बकल कैविटी कहते हैं, ईसोफेगस जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस। तो पहले खाना आपके माउथ में जाता है, फिर ईसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज में जाता है, फिर रेक्टम में जाता है और फिर एनस से बाहर हो जाता है। ठीक है ना। एक्सेसरी ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन,
ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट इनमें से फूड नहीं गुजरता है, इनमें से फूड नहीं गुजरता है, केवल ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट, ठीक है ना। दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड, एक वो पार्ट है जहाँ से फूड गुजर रहा है, और एक वो पार्ट है जो उस फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो जहाँ से फूड गुजर रहा है वो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट है, और जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं वो एक्सेसरी ऑर्गन का पार्ट है। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं आपके, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, सैलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, गाल ब्लैडर हो गया। ये आपकी सैलाइवरी ग्लैंड हो गई, ठीक है ना। ये आपका रेड कलर का लीवर हो गया, उसी में एक ग्रीन कलर का छोटा सा बैग बना हुआ है, इसको पित्त की थैली कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं। ये आपका पैनक्रियाज हो गया जो एक मिक्स ग्लैंड होती है। ये आपका क्या हो गया, पैनक्रियाज हो गया, और ये आपका हरे कलर का गाल ब्लैडर हो गया। तो ये आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। उसके बाद आप बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बेटा सबसे पहला पार्ट है आपका बकल कैविटी, ऑरल कैविटी, माउथ इसको कहते हैं, ठीक है ना। इस बकल कैविटी में इंजेशन हो रहा है, मतलब खाने को आप इंजेस्ट इसी में कर रहे हो, और इसी में क्या हो रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है, और इसी में क्या हो रहा है, केमिकल डाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है ना। फूड इंजेस्टेड होता है, उसके बाद क्रस्ट और च्यू करते हो आप खाने को, इसमें चबाते हो दांतों की हेल्प से। इसमें जो जीवा होती है, टंग होती है, उस फूड को टेस्ट करती है, क्योंकि उसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं, और साथ ही साथ उसमें सलाइवा को अच्छे से मिलाती है। उस फूड को सलाइवा के साथ, लार के साथ, जो आपकी मुंह में जो स्पिट होता है उसके साथ, उस सलाइवा के साथ, उस गीले, उस लिक्विड सब्सटेंस के साथ अच्छे से मिलाती है। ये टंग का वर्क है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होता है। अब यहीं पर केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, इसमें देखो बेटा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, जिसको टाइलिन के नाम से भी जानते हैं आप, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। तो इस टाइलिन को या इस सलाइवरी एमाइलेज को आपकी सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है। अब जो आप खाना खाते हो, उस खाने में जो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है स्टार्च, जिसको कॉम्प्लेक्स शुगर कहते हैं, ये सलाइवरी एमाइलेज इस कॉम्प्लेक्स शुगर को, इस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल शुगर, जिसको माल्टोज कहते हैं। किस में ब्रेक डाउन कर देता है, माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। तो एक तरह से केमिकल डाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। सलाइवरी ग्लैंड्स जिससे एंजाइम या हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसको ग्लैंड कहते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज निकला, जिसने इस फूड में उपस्थित प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक कर दिया सिंपल शुगर यानी माल्टोज में। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है, स्टार्च, सिंपल शुगर क्या है, माल्टोज। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इतना, आई होप ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपका जो खाना है वो कहाँ जाता है, आपके किस में जाता है, ईसोफेगस में जाता है। देखो यार, यहाँ पर एक टर्म समझना, बोलस। बोलस किसे कहते हैं, एक सेमी सॉलिड होता है दैट हैज़ बीन मिक्स्ड विद सलाइवा, ठीक है ना। जब आपका खाना सलाइवा के साथ, आपके लार के साथ अच्छे से मिलता है, तो वो एक बॉल बन करके फिर अंदर प्रवेश करता है, अंदर आप उसको निगलते हो, स्वेलो करते हो, तो उसको आप कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं उसको, बोलस, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। खाना फिर धीरे धीरे आपकी बकल कैविटी से आपके ईसोफेगस की तरफ डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर क्या करता है, पुश होता है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ मसल्स, जो आपकी ईसोफेगस की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जब खाना इस तरीके से नीचे आता है तो इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से ये खाने नीचे की तरफ जाता है। तो इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन जो हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली चीज़ है, ठीक है ना, इसको आप तैयार कर लीजिए। जैसा आप टूथपेस्ट को पीछे से पिचकाते हो ना, आगे की तरफ जाता है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ होता है। तो फूड नीचे की तरफ जाता है आपकी फूड पाइप से, ईसोफेगस को ही हम फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फूड पाइप से, ईसोफेगस से फूड कहाँ पहुँचता है आपके जी, स्टमक में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। इस तरीके से स्टमक में दो तरह के डाइजेशन होता है, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है केमिकल डाइजेशन। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। चर्निंग ऑफ द फूड, जब फूड स्टमक में इधर से उधर मिक्स हो रहा होता है, दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है, तो वो चर्निंग ऑफ द फूड हो रहा है। चर्निंग ऑफ द फूड इज टेकिंग प्लेस, इसी को मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या करता है, कभी कभी ना पेट से गुड़ 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 की आवाज़ आती है, तो उस टाइम चर्निंग हो रहा होता है फूड का, ठीक है ना। चर्निंग किसे कहते हैं, आपने कभी छाछ छोली है, छाछ,
है ना। आपके घरों में अपनी मम्मी को देखा होगा, जब आप मक्खन निकालने के लिए दही को अच्छे से मिक्स करते हो, ऐसे ऐसे हिलाते हो उसको, है ना, तो उसको चर्निंग कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे स्टमक के अंदर फूड की चर्निंग होती है, ठीक है। उसके बाद केमिकल डाइजेशन में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं आपके स्टमक की वॉल पे, वो बहुत सारे केमिकल्स को सिक्रीट करती है, और वो केमिकल्स डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं भाई? थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ भाई। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, देखो, इससे पहले आपने एक वर्ड पढ़ा बॉलस, यहाँ पर एक वर्ड पढ़ोगे आप चाइम। फूड दैट हैज़ बीन मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस, वो फूड जो गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छे से मिल गया उसको चाइम कहते हैं। जो सलाइवे के साथ अच्छे से मिक्स हो गया बॉलस, जो गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छे से मिल गया वो क्या है, चाइम है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक जूस सिक्रीट करती है, जिसको कहते हैं बच्चों गैस्ट्रिक जूस। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस 3 तरह की चीज़ों को सिक्रीट करता है। पेप्सिन जो कि एक एंजाइम है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, ये 3 चीज़ों को सिक्रीट करता है। पेप्सिन जो होता है ये एंजाइम होता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। लेकिन पेप्सिन को ना एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, तभी जाके वो प्रोटीन का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। इसको HCl मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? इसको एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ज़्यादा मतलब खतरनाक होता है, डेंजरस होता है कि ये आपकी स्टमक की दीवारों को जला सकता है। इतनी हार्ड नहीं होती हैं ये, बहुत सॉफ्ट दीवारें होती हैं, बहुत नाजुक होता है। तो इसको ना, इससे कौन बचा रहा है? म्यूकस। हमारे स्टमक को इस HCl नाम का जो ये बहुत खतरनाक एसिड है, इससे कौन बचा रहा है? म्यूकस, जो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग को। किसको? इनर लाइनिंग को। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है? सिक्रीट करती है। और ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये 3 चीज़ों को निकालता है, सिक्रीट करता है, जिसमें सबसे पहले है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। तो ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। HCl पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन अपना काम अच्छे से करे। और म्यूकस जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग को। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद खाना कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन वो साइट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की जहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है ना। और कंप्लीट या फाइनल डाइजेशन और फाइनल एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपके जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल होती है, और जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है वो स्टमक होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 to 7 मीटर लंबी होती है, लॉन्ग होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है ना, तो इसके डाइजेशन में ना 2 चीज़ें हेल्प करती हैं, एक है लिवर, एक है पैनक्रियाज। लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, पित्त रस। लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, निकालता है। पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, निकालता है। ये दोनों बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल करके वहाँ फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो लिवर एक बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, जो मैंने हरे कलर की थैली आपको बताई। ये जो पित्त रस है, पित्त की थैली में स्टोर होता है, गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। और बाइल जूस मेक्स फूड एल्केलाइन, ये फूड को बेसिक नेचर का बनाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब HCl सिक्रीट होता है स्टमक में तो एसिडिक हो जाता है, तो ये बाइल जूस का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, तो ये फूड को एल्केलाइन नेचर में कन्वर्ट करता है। कभी कभी HCl ज़्यादा हो जाता है तो आपको एसिडिटी होने लगती है, उसी एसिड की वजह से तो होता है वो। फिर इनो वगैरह हम पीते हैं, बेस लेते हैं, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना, उदासीन हो जाता है पूरा मामला, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक हो जाते हैं आप। बाइल जूस हेल्प्स
इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, बाइल जूस जो है फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। अभी इमल्सिफिकेशन क्या है, जब फैट का बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे ड्रॉप में टूट जाता है तो उस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं, क्योंकि आपके खाने में सबसे ज़्यादा टाइम फैट को पचाने में लगता है, क्योंकि फैट का जो मॉलिक्यूल होता है सबसे बड़े होते हैं। तो उस बड़े मॉलिक्यूल को, उस लार्ज फैट ग्लोब्यूल को टाइनी फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देने को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब वो फैट का जब इमल्सिफिकेशन होता है तो फैट इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब पैनक्रियाज क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। पैनक्रियाटिक जूस जब ये निकालता है तो इस पैनक्रियाटिक जूस से 3 तरह के एंजाइम सिक्रीट होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। ट्रिप्सिन डाइजेशन करता है किसका, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को फिर डाइजेस्ट करता है, क्योंकि जो फैट का इमल्सिफिकेशन हो रखा था उसके बाद इमल्सिफाइड फैट बना, छोटे छोटे ड्रॉप बने उसके। फिर उन छोटे छोटे जो इमल्सिफाइड फैट हैं उसको कौन डाइजेस्ट करता है, लाइपेज डाइजेस्ट करता है। और उसके बाद पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है बच्चों वो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। किस में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। आप बोल रहे हो सर ये बार बार क्या कर रहे हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा गला ख़राब सा हो रहा है तो मैं थोड़ा पानी पी रहा था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप पेशेंस रखिए, आराम से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, 6.5 से 7 मीटर भी बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके अभी। सिक्रीट करता है इंटेस्टिनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करता है जो वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का बना होता है, और ये फाइनल डाइजेशन करते हैं किसके, फूड का। उसके बाद ये फाइनल डाइजेशन और फाइनल एब्जॉर्प्शन की क्या होती है, साइट होती है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल जूस निकलता है, और यहाँ से क्या होता है, ये जूस क्या करता है, जो आपके खाने में जो थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, जो उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है आपका कौन, इंटेस्टिनल जूस बच्चों। अब खाने का हो गया पूरा डाइजेशन। अब वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसके बाद अगला स्टेप क्या बताया था मैंने, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पे, वॉल्स पे कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये देख रहे हैं आप। ये इन प्रोजेक्शन को हम कहते हैं बच्चों विलाई। ये विलाई क्या करते हैं, उस फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, फैल जाता है। और उसके बाद इनसे ब्लड वेसल्स जो कनेक्टेड होती हैं, ये उस खाने को ब्लड वेसल्स में सप्लाई कर देती हैं, भेज देती हैं। और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये खाना कहाँ जाता है, आपकी सेल्स तक जाता है। सेल्स फिर इस खाने को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करके क्या करती है, यूज करती है, यूटिलाइज करते हैं। इसी को तो एसिमिलेशन कहते हैं, इसी को तो एसिमिलेशन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन दोनों एक साथ हो गए यहाँ पर। ठीक है ना। तो उस खाने को यूज करने के बाद सेल्स को क्या मिलती है बच्चों, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से फिर हमारी बॉडी को भी एनर्जी मिलती है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपकी पूरी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। दे आर प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है वो पूरा हो रहा है। अब जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया भाई, मल बन जाता है, फिर आप टाइम टू टाइम बाहर जाते हो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि जो खाना आपने खाया वो कुछ तो डाइजेस्ट हो गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो अनडाइजेस्टेड फूड कहलाता है। तो उसको एब्जॉर्ब कौन करती है आपकी, यहाँ से चला जाता है ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हुए यहाँ पर स्टोर हो जाता है, कहाँ पे, रेक्टम में स्टोर हो जाता है। ये वाला जो पार्ट है ये रेक्टम है। यहाँ पे खाना कुछ देर तक जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, फीकल मैटर है, जो मल है वो स्टोर रहता है। और जब आपको फील होता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए तो आप उसको एनस के थ्रू क्या कर देते हो, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड थ्रू एनस के थ्रू वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसी को तो हम इजेशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन की सारी प्रोसेसेस हो गई। इंजेशन खाने को अंदर लेना,
डाइजेशन खाने को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्प्शन खाने को डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन एब्जॉर्ब किए हुए फूड को यूज़ करना सेल्स के द्वारा, एसिमिलेशन, और फिर इजेशन जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड है वो बॉडी से रिमूव आउट कर देना, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना को क्या कहते हैं, इजेशन। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा, मैंने बताया ना होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन इंसानों में भी होता है, अमीबा में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है। तो अमीबा क्या करता है ना, अमीबा सबसे पहले जो है अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं, ये जो बाहर इसके इस तरीके की स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, निकले हुए स्ट्रक्चर, ये वाले ये स्यूडोपोडिया हैं। इस स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल को अपनी तरफ घेरता है, कैप्चर करता है। यहाँ पर जब ये इस तरीके से पूरा घेर लेता है तो एक वैक्यूल बनता है, उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। और उसके बाद इस खाने को अमीबा डिफ्यूजन की प्रोसेस से अपनी पूरी बॉडी में डाल देता है, ठीक है ना। जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है उसको अमीबा अपनी बॉडी की सरफेस से फिर से डिफ्यूजन की प्रोसेस से उसको क्या कर देती है, बाहर कर देती है। तो ये है न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो एक यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक होता है। यूकेरियोट्स मतलब जिसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है इसके अंदर, और इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप होता है। ये कभी भी अपने शेप को चेंज कर सकता है, मतलब ये खाने को इधर से इधर से इधर से अपनी बॉडी की चारों तरफ से क्या कर सकता है बच्चों, कैप्चर कर सकता है। अमीबा में क्या होते हैं, क्या होते हैं अमीबा में, स्यूडोपोडिया होते हैं। जब इसको खाना मिलता है तो ये स्यूडोपोडिया में क्या होती है, एक्सटेंड करती है आगे की तरफ, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है ना, वो उसकी एक्सटेंड करती है। उसके बाद वो फूड को क्या करती है, कैप्चर करती है। कैप्चर के बाद उसको अपनी बॉडी में टेक इन करती है, किस में, फूड वैक्यूल में। और उसके बाद उस फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के बाद जो फूड है, वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो अमीबा को उससे तो एनर्जी मिल गई। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट, वो सेल की सरफेस की तरफ मूव हो जाता है और अल्टीमेटली बाहर फेंक दिया जाता है। ये है अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस। पैरामीशियम, कितना सुंदर नाम है ना, पैरामीशियम। जूता देखा है, जूता, जूते के अंदर जो होता है ना, क्या बोलते हैं आप उसको, जो भी बोलते हैं, उसी के शेप का है ये, ठीक है ना। तो इसका जो शेप होता है फिक्स्ड शेप होता है। ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जैसे अमीबा होती है ना। तो पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में ये जो बाहर देख रहे हो आप कांटे नुमा संरचनाएं, इनको सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सीलिया बोलते हैं। अंदर इसकी फूड वैक्यूल होती है जिसमें फूड जाता है, और फूड वैक्यूल से फिर फूड पूरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इसमें दो तरह की ग्रूव होती हैं। एक होती है इसमें ऑरल ग्रुप, क्या होती है, ऑरल ग्रुप। ऑरल ग्रुप से फूड अंदर इंजेस्ट होता है, एंटर करता है। और एनल पोर दूसरा होता है, एनल पोर। एनल पोर से फूड क्या होता है, बाहर जाता है। मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनल पोर से बाहर जाता है, और जो फूड है वो ऑरल ग्रुप से अंदर जाता है, फूड वैक्यूल में जाता है, फूड वैक्यूल से पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो फूड अनएब्जॉर्ब्ड या अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो एनल पोर के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो जो यहाँ पर पैरामीशियम है इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, और एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। जो बड़ा न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और जो छोटा न्यूक्लियस होता है उसको कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है ना। यूनिसेलुलर होता है और इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये हो गया, इट्स ऑल अबाउट एमोइबा। अब नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है यहाँ पर, जो डाइजेशन या न्यूट्रिशन वाली लाइफ प्रोसेसेस थी ये हो गई कंप्लीट। अब है आपका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, श्वसन। कई लोग रेस्पिरेशन को और ब्रीदिंग को एक ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पहले आप ब्रीदिंग को समझ लीजिए। ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर है। एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर छोड़ना, ऑक्सीजन अंदर CO2 बाहर, ये है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के दो पार्ट्स होते हैं, इनहेलेशन एयर को अंदर लेना, एक्सहेलेशन एयर को बाहर छोड़ना। इन दोनों को मिलाकर के एक ब्रीथ बनती है। क्या बनती है, एक ब्रीथ बनती है। एवरेज ब्रीदिंग रेट जो होता है एडल्ट में वो 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट होता है। 12 से 20 ब्रेथ जब वो नॉर्मल रेस्टिंग फेज में होता है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, तब ये बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। इतना क्लियर है।
अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीदिंग सिस्टम से आपको क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। जब आपने ब्रीदिंग में इनहेलेशन किया तो उससे ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आई। जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आई ब्रीदिंग सिस्टम से, मतलब जब आपने इनहेलेशन किया, एयर को इनहेल किया, तो वो एयर सबसे पहले आपकी लंग्स में पहुंचती है, आपकी लंग्स में पहुंचती है। लंग्स से वो कहाँ पहुंचती है? आपके ब्लड में पहुंचती है, ब्लड में पहुंचती है। और ब्लड से फिर वो एयर कहाँ पहुंचती है? आपकी सेल तक पहुंचती है। सेल में फूड होता है, ग्लूकोज होता है, जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से मिला है। अभी डाइजेशन में पढ़ा था ना हमने, सेल तक क्या पहुंच चुका है? फूड पहुंच चुका है। अब जब उस सेल को ऑक्सीजन मिलती है तो उस ऑक्सीजन की प्रेजेंट में उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो क्या करता है? उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। मतलब वो ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके उसका ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी बनती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एटीपी, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहलाती है हमारी बॉडी की। ठीक है ना? और इस क्योंकि ये सारी प्रोसेस किसके अंदर होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हो रही है, मतलब सेल के अंदर हो रही है, इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं या रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है ना? रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन एक ही बात है। ओबियसली जो रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर ही हो रहा है, इसीलिए उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ऑक्सीजन आया, लंग्स तक पहुंचा, ब्लड तक गया, ब्लड से सेल में गया, सेल में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज ने उस ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करी, दोस्ती करके उसने अपने को तोड़ा, उससे फिर उसकी सेल को एनर्जी मिली और इसी को हमने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज कहाँ से मिला? फूड से मिला। ऑक्सीजन कहाँ से मिली? ब्रीदिंग सिस्टम से मिली, एटमॉस्फेयर से मिली। दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, C6H12O6 के बीच में जब रिएक्शन हुई तो क्या बना? CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर CO2 क्या है? वेस्ट मटेरियल है। H2O क्या है? वेस्ट मटेरियल हो जाएगा, बाहर चला जाएगा बॉडी की, और एनर्जी को सेल क्या कर लेगी? यूज कर लेगी। ठीक है? ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है जरा समझिए। ब्रीदिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स के बाहर, लंग्स के अंदर एयर को लेने की जो प्रोसेस है, अंदर लेना बाहर छोड़ने की जो प्रोसेस है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है, उसको ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्शन करके अपने को ब्रेक डाउन किया, उससे एनर्जी बनाई, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करी, उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग कहाँ होता है? लंग्स में होता है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल्स में होता है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। भाई आप श्वास लेते रहो दिन भर, हवा अंदर लेते रहो, हवा बाहर छोड़ते रहो, अंदर बाहर, क्या आपको उसको एनर्जी मिलती है? नहीं। एनर्जी के लिए आपको फूड खाना पड़ता है। ठीक है ना? रेस्पिरेशन में क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होती है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इसमें एनर्जी क्या होती है? फॉर्म होती है, बनती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो दो तरह का रेस्पिरेशन होता है बच्चों। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है या ऑक्सीजन की कमी में होता है। ठीक है ना? एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दो तरह का होता है। और इसमें क्या होता है? ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो यीस्ट में देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो ऑक्सीजन की कमी में होता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना? जो कि मसल सेल्स में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, ये सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है डायग्राम। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या होता है, आप खाना खाते हो, खाने से आपको क्या मिलती है? ग्लूकोज मिलती है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होती है। ठीक है ना? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होती है। ग्लूकोज क्या होती है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल होती है, क्योंकि C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, तो आपको पता ही है। ये मतलब इसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है? तो ये ग्लूकोज क्या करता है?
पायरूवेट में टूट जाता है। जब ये ग्लूकोज और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उससे क्या बनता है, पायरूवेट बनता है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये सारी प्रोसेस किस में हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है ना, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है। अब पायरूवेट को यहाँ पर 3 कंडीशन मिल सकती है। पायरूवेट को अगर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल रही है, जो कि यीस्ट में देखने को मिलता है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में पायरूवेट क्या करेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है और प्लस उससे एनर्जी भी मिलती है। इसी को एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। इथेनॉल क्योंकि इसमें बन रहा है, जो कि एल्कोहल का एक टाइप है। पायरूवेट को ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन बहुत कम मिल रही है, लेक ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूट जाता है, जो कि ह्यूमन की मसल सेल्स में देखने को मिलता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा टाइम के बाद एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, तो आपकी बॉडी पेन करने लगती है। वो लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से ही होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है आपकी बॉडी में। उसके बाद जब इसको ऑक्सीजन मिलती है, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, सेल का शक्ति ग्रह कहा जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में क्या हो जाता है, टूट जाता है, जो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली देखा जाता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट रहा है। ह्यूमन मसल्स में लेक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड, एनर्जी में टूट रहा है। और यहाँ पर यीस्ट में इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये सारी प्रोसेस है ग्लूकोज को टूटने की, ठीक है ना। ग्लूकोज और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उसको पायरूवेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, पायरूवेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है पूरी प्रोसेस। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा मैं, आपको बहुत इजीली समझाऊंगा। सबसे पहले कुछ टेक्निकल टर्म समझ लीजिए। ब्रोंकी आता है इसमें एक टर्म, ये प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर है ब्रोंकस। एल्वियोलाई प्लूरल है, इसका सिंगुलर है एल्वियोलस। ब्रोंकियोल्स प्लूरल है, इसका सिंगुलर है आपका ब्रोंकियोल, ठीक है। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी मतलब क्या होता है, जो आपकी नाक की गुहा है, ठीक है ना, वहाँ से एयर क्या होती है, अंदर जाती है और फेरिंग्स में जाती है। फेरिंग्स से ये कहाँ जाती है, लैरिंग्स में जाती है, उसके बाद ब्रोंकियोल्स में जाती है। अल्टीमेटली ब्रोंकियोल के बाद ये कहाँ जाती है, एल्वियोलाई में जाती है, ठीक है ना। ब्रोंकी, ये आपका ब्रोंकी हो गया, और ये जो पोर्शन है ये ब्रोंकियोल्स हो गया। क्या हो गया, ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अभी मैं आगे आपको और अच्छे से समझाऊंगा इसको। सबसे पहले यहाँ पर आप फेफड़े देखिए। फेफड़े आपके क्या हैं, फेफड़े आपके क्या हैं बच्चों, फेफड़े आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। जो आपकी लंग्स होती हैं उसमें जो ये ट्यूब निकली हुई है ऊपर से, ये वाली, इसमें कुछ रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, रिंग्स। इनको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज की होती है, हड्डी से भी थोड़ा कमज़ोर वाला पार्ट जो होता है उसको कार्टिलेज कहते हैं, जैसे आपके कान में, ठीक है ना। तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं जो इसको कॉलेप्स होने से बचाती है। आपकी जो विंड पाइप है उसको कॉलेप्स होने से बचाती है, ठीक है ना, नहीं तो कॉलेप्स कर जाएगा अगर इस पर रिंग्स नहीं होगी। इसको एक तरह का इसका सपोर्ट सिस्टम है। लंग्स के ऊपर की जो लेयर होती है उस लेयर को या उस कवरिंग को प्लूरा कहते हैं, जो एक थिन मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, ये थिन मेम्ब्रेन होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती हैं, इनकी लोकेशन देखें तो थोरेसिक कैविटी में ये लोकेटेड होती हैं, जिसको कि चेस्ट कैविटी के नाम से भी जानते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में ये विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाती हैं। कौन, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। अब एयर सबसे पहले आपकी कहाँ जाती है, नॉस्ट्रिल्स के रास्ते अंदर जाती है। नॉस्ट्रिल मतलब नाक के जो 2 छेद आपको दिख रहे हैं ना, उनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। उसके बाद ये नेज़ल पासेज में जाता है, मतलब नासा मार्ग, जो अंदर जो रास्ता है जहाँ से एयर जाती है उसको कहते हैं नेज़ल पासेज। नेज़ल पासेज के बाद जब एयर फेरिंग्स में आती है तो सुन लीजिए, फेरिंग्स आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट है जहाँ पर फूड भी जाता है और एयर भी जाता है, या इस फेरिंग्स में फूड और एयर दोनों मिलते हैं, लेकिन फूड पाइप में चला जाता है और एयर पाइप या विंड पाइप में चला जाता है। किस में चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। जिस विंड पाइप में चला जाता है जिसको ट्रेकिया कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे।
फेरिंग्स के बाद ये कहाँ जाता है, लैरिंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, लैरिंग्स, जिसको साउंड बॉक्स भी आप कहते हैं, यहीं से आवाज़ निकलती है। लैरिंग्स से फिर ये कहाँ जाता है, विंड पाइप, यानी जिसका टेक्निकल नाम है ट्रेकिया, और उसके बाद ये कहाँ एंटर करता है, आपकी लंग्स में एंटर करता है। कौन, आपकी एयर। क्लियर है इतना जी, क्लियर है, ठीक है, क्लियर ही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूँ पहले आपको। एयर कहाँ गई, पहली नेज़ल कैविटी, मतलब नॉस्ट्रिल, और आपका नेज़ल कैविटी से होते हुए एयर कहाँ गई, सबसे पहले फेरिंग्स में गई, जहाँ पर फूड और एयर दोनों मिली। फूड ईसोफेगस यानी फूड पाइप में चला गया। फेरिंग्स से ये एयर कहाँ गई, आपकी लिरिंग्स में गई, ठीक है ना, लिरिंग्स में गई। देखो लिरिंग्स क्या होती है, जो आपके गला होता है ना, गले में ऐसे गोला गोला सा होता है, बाहर की तरफ निकली होती है। किसी की बहुत ज़्यादा निकल जाती है तो उसको एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है ना, तो उसको लिरिंग्स कहते हैं। लिरिंग्स के बाद ये जो एयर है ये आपकी ट्रेकिया में जाती है। कहाँ जाती है, ट्रेकिया में जाती है। किस में जाती है, ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया के बाद ये पूरा जो इसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज लगी हुई है इस तरीके से, यहाँ से ये एयर इधर चली गई और इस फेफड़े में चली गई। तो ये जो ये वाला पाइप है और ये वाला पाइप है, इसको कहते हैं ब्रोंकी। क्या कहते हैं, ब्रोंकी, यानी ब्रोंकस। एक पाइप को ब्रोंकस, दोनों को क्या कहेंगे, ब्रोंकी, ठीक है ना। ब्रोंकी से होते हुए ये कहाँ जाएगी, ब्रोंकी से होते हुए ये कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में जाएगी। और ब्रोंक्यूल्स के सबसे लास्ट वाले पार्ट में ऐसे गुच्छे गुच्छे होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ये देखिए आप, ये वाले, इनको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, एयर बैग। एयर इनमें ही भरती, गुब्बारों की तरह होते हैं। जब इसमें एयर जाती है तो ऐसे गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, ठीक है ना। और सबसे नीचे होता है आपका डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम का क्या रोल है, जब आप इस तरीके से हवा को अंदर लेते हो तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, और जब बाहर छोड़ते हो इस तरीके से तो ये क्या करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है ना। जैसे आप गुब्बारे में हवा जब अंदर की तरफ भरते हो तो गुब्बारा फूल जाता है, तो इसी तरीके से ये भी नीचे की तरफ आ जाता है ऐसे। और जब गुब्बारे से हवा को आप ऊपर की तरफ खींचते हो तो गुब्बारा ऊपर की तरफ सिकुड़ जाता है, तो ये भी इस तरीके से सिकुड़ जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको समझिए। एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, इस तरीके से लिपटी हुई होती है, ठीक है ना। ये एक्सपेंड करती हैं जब इनमें एयर एंटर करती हैं, और ये साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ये वो साइट है जहाँ से गैस क्या करती है, एक्सचेंज होती है। मतलब एल्वियोलाई से ये कहाँ जाती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी बॉडी की सेल्स तक जाती है। कहाँ जाती हैं, आपकी बॉडी की सेल्स तक पहुँचती है। सेल्स में जो ऑक्सीजन होता है उसको सेल्स ग्रहण कर लेती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लैरिंग्स, लैरिंग से फेरिंग्स, फेरिंग्स से आपका नेज़ल कैविटी के थ्रू बाहर आ जाती है। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब है आपका नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा। रेस्पिरेशन हो गया, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा। अब है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है ये। इसमें आप सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, ये दो सिस्टम पढ़ने जा रहे हो बच्चों, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफ प्रोसेस है जो यूजफुल सब्सटेंस को अलाउ करती है बॉडी के वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने में। जब खाना या ऑक्सीजन या खाना या सॉल्ट या CO2 या नाइट्रोजिनस वेस्टेज बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जिसको आप सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा समझोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देख लेते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है ब्लड, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स, तीसरा होता है हार्ट। क्या होता है, हार्ट, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, एक रेड फ्लूइड होती हैं। ब्लड क्या होता है, एक रेड फ्लूइड होता है,
लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है। कहीं पर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो उसका कनेक्शन ही टूट जाएगा आपकी बॉडी से, फिर उस पार्ट के साथ आप कोई भी हरकत करोगे तो पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि ब्लड से कनेक्टिविटी टूट गई। तो ब्लड ने सब कनेक्टिविटी बना करके रखी हुई है आपकी बॉडी में, सभी ऑर्गन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके रखा हुआ है, तो इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड वेसल्स जो होता है ये ट्यूब होती हैं जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। जैसे गाड़ी में सवारी बैठती हैं तो सवारी आपका ब्लड है, ब्लड वेसल्स उस सवारियों को ले जाने वाली गाड़ी है। ट्यूब इन विच ब्लड फ्लोज, वो ट्यूब है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, जैसे पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है। और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, सर्कुलेटरी ऑर्गन है, जो पूरी बॉडी में ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड के बारे में देखिए। ब्लड क्या है? ब्लड दो पार्ट का बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो होता है इसका लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड सेल्स जो होता है इसका सॉलिड पार्ट होता है। प्लाज्मा जो होता है ये पूरे ब्लड का 55% होता है और जो ब्लड सेल्स होती है वो 45% होती है। प्लाज्मा जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब डाइजेस्टेड फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी वेस्ट चीज़ें बन रही हैं आपकी ब्लड में उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। और जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं आपकी बॉडी में उनको भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। कौन? प्लाज्मा। उसके बाद जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये 3 तरह की होती हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका टेक्निकल नाम है इरिथ्रोसाइट्स। ये क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से आरबीसी का कलर रेडिश होता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या करती हैं? हेल्प करते हैं। ऑक्सीजन को एक जगह से बॉडी की दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं? इनका टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट्स। ये प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज़ को टू किल पैथोजेंस। पैथोजेंस बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है। इसीलिए वाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर सेल भी कहा जाता है, बॉडीगार्ड सेल्स भी कहा जाता है, पुलिस मैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी की सुरक्षा कर रही हैं। अगर वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी की सैनिक हैं तो पैथोजेंस क्या हैं? बीमारियां हैं, आतंकवादी हैं। तो जो तरह तरह की बीमारियां या आतंक रूपी बीमारियां जब आपकी बॉडी में एंटर करती हैं तो उन आतंकवादियों पर वाइट ब्लड सेल्स यानी जो आपकी बॉडी की सोल्जर सेल्स हैं, सैनिक हैं, वो एंटीबॉडीज़ नामक गोलियां उन पर चला रही हैं और उनको मार रही हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं। अगर आपका बॉडी एक देश है तो तरह तरह की बीमारियां उस देश में एंटर करने वाले टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, और वाइट ब्लड सेल्स उस देश की सुरक्षा करने वाली सैनिक हैं, और एंटीबॉडीज वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा चलाई जाने वाली गोलियां हैं जो पैथोजेंस को मारती हैं। तो ये है वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स इनका टेक्निकल नाम है। ये ब्लड के क्लॉट बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ताकि ज़्यादा ब्लड बॉडी से बाहर ना निकले जब चोट लगती है तो। अब ब्लड के क्या क्या फंक्शन है जी? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द लंग्स एंड टिश्यूज। लंग्स और टिश्यूज तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। अभी आपने प्लेटलेट्स में पढ़ा कि ये प्रिवेंट करता है एक्सेस ब्लड लॉस होने से, ठीक है ना, यानी क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैरिंग सेल्स एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन, तरह तरह के पैथोजेंस को मारता है, किल करता है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके। आपने देखा वाइट ब्लड सेल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किडनी से लेकर के और लिवर से लेकर के उनको फिल्टर करता है। ब्रिंगिंग वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी तक वेस्ट प्रोडक्ट को लाता है, लिवर तक लाता है। लिवर और किडनी उनको फिल्टर करता है, क्लीन करता है, और एंड क्लीन द ब्लड, और ब्लड को क्या करता है? क्लीन करता है, ठीक है ना। तो ये काम भी ब्लड का ही है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम किसका है? ब्लड का ही है, ठीक है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ब्लड आप समझ गए होंगे। अगला है बच्चों आपका ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो होती है ये अवे फ्रॉम द हार्ट, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, ए फॉर आर्टरी, जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती है, हार्ट से दूर ले जाती है। और वेन्स क्या करती हैं? टूवर्ड्स द हार्ट, ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट मतलब हार्ट की ओर ले जाती है, हार्ट में डालती हैं।
कैपिलरीज जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरी और वेन दोनों को कनेक्ट करती है ना। मान लो ये आर्टरी है और ये वेन है, तो बीच में इस तरीके से ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं जो वेन और ब्लड का इंटरकनेक्शन होती है, इंटरकनेक्ट करके रखती है, इंटरसेक्शन होती है जो दोनों को कनेक्ट करके रखती है, दोनों के बीच की इंटरलिंक है ये कौन, कैपिलरीज। कैपिलरीज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ द ब्लड वेसल्स फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट यानी आर्टरीज एंड द vessels that return blood to the heart means veins. The primary function of capillaries is the exchange of materials between the blood and tissue cell. ब्लड और टिश्यू सेल्स तक, टिश्यू सेल से CO2 को अंदर लेना और अपने से ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने का काम भी कौन करती हैं, ब्लड कैपिलरीज करती हैं, ब्लड कैपिलरीज करती हैं। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस का काम कौन करती हैं, ब्लड कैपिलरीज करती हैं। मान लो ये ब्लड कैपिलरी, ये सारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। ये आपकी क्या है, ये आपकी आर्टरी है, ये आपका ब्लू कलर का वेन है। वेन क्या करती है, जो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो आर्टरी है उसमें प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस क्या है, जो पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। अब जब ये ब्लड इसमें आता है ना, तो ये दो मोटे मोटे आपको, ये आर्टरी की ब्रांच आपको दिख रही है ये, और ये वेन की ब्रांच आपको दिख रही है ये, तो ये है आपकी आर्टियोल और ये आपका वेन्यूल, इसके नाम है। और ये आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। मान लो यहाँ पर सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं इस तरीके से, तो इस सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुँच रही है, लेकिन साथ साथ में CO2 भी तो बन रही है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ तक कौन पहुँचा रही है, ये ब्लड इस ऑक्सीजन को यहाँ पहुँचा रही है, और यहाँ पर CO2 भी तो बनी होगी। तो जिस तरीके से इसने ऑक्सीजन को इस सेल के अंदर पहुँचाया, अब इसके अंदर जो बनी CO2 है ये इसको इसी तरीके से लेने के लिए तैयार भी हो जाएगा और फिर बाहर फेंक देगा बॉडी से। तो देख रहे हो आप, जो सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो इसी साइड से हो रहा है, इसी साइड से हो रहा है, कैपिलरीज से ही हो रहा है। तो यही इसका प्राइमरी फंक्शन भी है, ठीक है। अब आर्टरी, वेन और कैपिलरी में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। आर्टरी का जो फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट्स ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन्स। जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये क्या करती है, हार्ट से और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, कौन, आर्टरी। वेन क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको क्या करती है, बॉडी से हार्ट तक पहुंचाती है, बॉडी से हार्ट तक पहुंचाती है, कौन, वेन, कौन, वेन, ठीक है। ये आर्टरी हो गई, ये वेन हो गई। और कैपिलरी क्या करती है, कैरीज ब्लड टू ऑर्गन्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। ये ब्लड को कैरी करती है ऑर्गन्स की तरफ जहाँ पर गैसों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब थिकनेस ऑफ वॉल की बात करें तो आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है, क्योंकि इसमें ब्लड डायरेक्टली पंप होता है। जब ब्लड इसमें पंप होता है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी जो वॉल होती है बहुत मोटी होती है ताकि उसके ब्लड प्रेशर को वो सहन कर सके। वेन क्या करती हैं, इसकी जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है, क्योंकि इसमें वॉल्व होती हैं। क्या होती हैं इसमें, वॉल्व होती हैं, वॉल्व्स। ये वॉल्व्स क्या करती हैं, जैसे वेन में इस तरीके से ब्लड जा रहा है ना, तो ब्लड जब ऊपर पहुंच जाता है तो यहाँ पर ये वॉल्व बंद हो जाता है ताकि ब्लड नीचे ना आ जाए, क्योंकि बहुत स्लो चलता है, इसमें बहुत स्लो चलता है, ठीक है ना। तो इसकी जो वॉल होती है थिन होती है, पतली होती है। और कैपिलरी जो होती है ये वेरी थिन, बहुत थिन होती है इसकी वॉल, 1 सेल थिक के बराबर क्या होती है, थिन होती है इसकी वॉल, बहुत पतली होती है। ये आपने देख लिया होगा इस स्लाइड में, बहुत पतली होती है। किसकी वॉल, ये कैपिलरीज की वॉल, ठीक है। इलास्टिसिटी की बात करें तो आर्टरी बहुत इलास्टिक होता है, वेन जो होता है थोड़ा कम इलास्टिक होता है, और आपकी जो कैपिलरी होती है वो इन इलास्टिक वॉल्स होती है इनकी, ठीक है। आर्टरी में जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन का मतलब हो गया कि उसके अंदर कितना वॉल्यूम और ब्लड जा रहा है,
वो क्या होता है, नैरो होता है। इसका जो ल्यूमेन होता है नैरो होता है, इसका ल्यूमेन लार्ज होता है थोड़ा, और इसका बहुत नैरो होता है। ठीक है। आर्टरी में कोई वोल्व नहीं होती क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें वोल्व की ज़रूरत नहीं है, बहुत तेज़ी से इसमें ब्लड जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर कम होता है इसलिए इसमें वोल्व होते हैं, जैसे ब्लड ऊपर गया तो इस वोल्व नीचे से बंद हो जाती है ताकि ऊपर गया हुआ ब्लड नीचे ना जाए। और कैपिलरी में तो कोई भी वोल्व नहीं होती है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसमें वेरी हाई, बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसमें वेरी लो, इसमें कम ब्लड प्रेशर होता है, और इसमें भी लो ब्लड प्रेशर होता है। तो ये हो गया तीनों में अंतर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे, जो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट है, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। चेस्ट कैविटी में क्या होता है, थोड़ा लेफ्ट की साइड में क्या होता है, लोकेटेड होता है। एज बिग एज फिस्ट, फिस्ट के जितने आकार का होता है ये, जैसे मुट्ठी होती है। और एक्ट एज पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन की तरह ये क्या करता है, आपकी बॉडी में काम करता है। द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक यानी चेस्ट कैविटी में ये होता है, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट की साइड में होता है, थोरेसिक कैविटी में। ये है आपका ह्यूमन हार्ट। क्या है ये, ह्यूमन हार्ट। थोड़ा समझ लीजिए इसको। सबसे पहले क्या होता है इसमें, देख रहे हैं आप, सबसे पहले क्या होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी है। ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है और हार्ट के इस पार्ट में डालती है। हार्ट के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ये राइट वाला पार्ट होता है, लेफ्ट वाला पार्ट होता है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो अपर वाला पार्ट है वो एट्रियम या ऑरिकल है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो वेंट्रिकल है। क्या है, वेंट्रिकल है। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन है ये, सॉरी ये पल्मोनरी वेन है। मैंने कहा ना एक्सेप्शनल केस होते हैं कुछ, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। वो लंग से जुड़ी होती है और लंग से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में डालती है। लेफ्ट एट्रियम से ये राइट एट्रियम में आता है। यहाँ पर एक वॉल्व होती है, जैसे ही ब्लड यहाँ पर आता है तो ये वॉल बंद हो जाती है, फिर से यहाँ पर आता है तो ये बॉल इस तरीके से इसके प्रेशर से खुल जाती है। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये इस यहाँ पे एंटर करता है अयोर्टा के थ्रू। अयोर्टा का कुछ पार्ट ऊपर है, कुछ पार्ट नीचे है, ठीक है ना। तो नीचे के पार्ट से बॉडी के नीचे वाले पार्ट में चला जाता है, ऊपर के पार्ट से बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में। इस तरीके से ब्लड क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। अयोर्टा जो कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, हार्ट की सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है बॉडी की, अयोर्टा। और सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी है, वेना कावा, वेना कावा, ठीक है। अब क्या किया, अब क्या हुआ, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो अशुद्ध रक्त है, उसको वेन क्या करती है, पूरी बॉडी से कलेक्ट करती है, और वेना कावा के थ्रू वो ब्लड क्या होता है, आपके इस पार्ट में आता है, इस तरीके से। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये जो आर्टरी, ये जो आपको दिख रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये लंग से जुड़ी होती है, तो ये लंग्स तक इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। लंग्स उस ब्लड को क्या करती है, प्यूरिफाई करती है। देखो, लंग्स हमारी बॉडी के वो ऑर्गन है जो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। कई बोलते हैं किडनी करती, किडनी तो फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, लेकिन प्यूरिफिकेशन का काम आपकी लंग्स कर रही है। ब्लड का शुद्धिकरण का काम कौन कर रही है, आपके फेफड़े कर रहे हैं, आपकी लंग्स कर रही हैं। तो राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ गया, आपकी लंग्स तक गया, और लंग से फिर ये क्या हुआ, लंग्स में जैसे ही जो CO2 था वो बाहर चला गया, और ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स होकर के ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर उसको पल्मोनरी वेन इसी रास्ते से अंदर लेकर के आती है। तो यहीं पर आपका डबल सर्कुलेशन भी हो रहा है। एक बार ब्लड आपके हार्ट से अयोर्टा के थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है,
और एक बार आपकी बॉडी से फिर आपके हार्ट के राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। तो ये है आपका डबल सर्कुलेशन। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? तो ये मैंने एक हार्ट बनाया, ये हार्ट का राइट एट्रियम वाला पार्ट है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। हार्ट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट वाले पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, ये है आपका ह्यूमन हार्ट। ठीक है, क्या है ये? ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में क्या हो रहा है बेसिकली, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है और वहाँ से अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में क्या हो जाता है? पंप हो जाता है। इसीलिए इसको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। पूरी बॉडी में चला गया। अब क्या होता है कि वेना कावा के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेना कावा जो सबसे बड़ी वेन है, एक सुपीरियर वेना कावा है और एक इन्फीरियर वेना कावा है। ये नीचे वाली इन्फीरियर वेना कावा है, ऊपर वाली सुपीरियर वेना कावा है। तो इन्फीरियर वेना कावा बॉडी के नीचे वाले पार्ट का ब्लड निकाल करके ला करके और आपके हार्ट के राइट एट्रियम में डालती है, और सुपीरियर वेना कावा आपके ऊपर वाले अपर बॉडी पार्ट से ब्लड ला करके आपकी बॉडी के, आपके हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देती है। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम, ऊपर वाले राइट एट्रियम से ये ब्लड नीचे के राइट वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके कहाँ पहुँचता है? लंग्स तक पहुँचता है। लंग्स फिर इस ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, CO2 को बाहर करते हैं, ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर पल्मोनरी वेन आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में डालता है, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में डालता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में पंप कर देता है। फिर वही प्रोसेस होती है, वेना कावा पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डालती है। वहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में जाता है, फिर प्यूरिफाई होता है, फिर पल्मोनरी वेन उसको आपके राइट एट्रियम में लाती है, फिर राइट वेंट्रिकल, अयोर्टा के थ्रू पंप। तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन चल रहा है। क्लियर हो गया? आई होप आप इस समझ गए। तो ये वेना कावा है, ये वेना कावा है, ये क्या कर रही है? ये वाली, ये वेना कावा है। ठीक है, वेना कावा क्या करती है? आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी पूरी बॉडी से वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा के रास्ते आपके हार्ट के राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डालती हैं। और पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? उस ब्लड को लंग से आपकी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करवाती हैं। क्लियर हो गया ना? ये पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये पल्मोनरी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये सेप्टम है, डिवाइडिंग वॉल, हार्ट की डिवाइडिंग वॉल। हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करती है ये वॉल, इसको कहते हैं सेप्टम। सेप्टम, इसका काम क्या है? देखो, इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ये वॉल नहीं होगी ना तो ये अशुद्ध और शुद्ध रक्त, प्योर और इम्प्योर रक्त क्या होगा? दोनों मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पूरा मामला खराब हो जाएगा। तो ये डिवाइडिंग वॉल क्या कर रही है? दोनों को सेपरेट करने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है? क्लियर हो गया? तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। फंक्शन ऑफ हार्ट की बात करें तो इसका प्राइमरी फंक्शन पंप करना है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। ब्लड डिलीवर्स ऑक्सीजन, हार्मोन्स, ग्लूकोज एंड अदर कंपोनेंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, ये हार्ट का फंक्शन है। द हार्ट आल्सो इंश्योर दैट एडिक्वेट ब्लड प्रेशर इज मेंटेन इन द बॉडी। बॉडी में एक एडिक्वेट ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, इसके लिए भी हार्ट क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए दो तरह का सर्कुलेशन हो रहा है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है जो ब्लू कलर से शो हो रहा है, और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है जो रेड कलर से शो हो रहा है। किससे शो हो रहा है? रेड कलर से शो हो रहा है। तो ये आपकी लंग्स हो गई। क्लियर है? ये क्या हो गई? आपकी लंग्स हो गई। लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, आपके हार्ट में जाता है,
हार्ट में जाता है। हार्ट उसको क्या करता है, हार्ट उसको क्या करता है, जब उसमें वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो हार्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर कहाँ डालता है, आपके कहाँ डालता है, आपके ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है यहाँ से आपके लंग्स में डालता है। लंग्स फिर उसको प्यूरीफाई करती हैं, लंग्स फिर उसको प्यूरीफाई करती हैं और प्यूरीफाई करके फिर आपके हार्ट में लाती हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये किस तरीके से काम करते हैं थोड़ा यहाँ पर देखिए। जो आपका टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये कौन सा पोर्शन है सर्कुलेशन का, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जा रहा है टू द लंग्स, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लंग्स में ले जाता है और फिर वहाँ से उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके कहाँ ला रहा है, हार्ट में ला रहा है। तो ये है आपका क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये जो आपको यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रहा है यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, और जो रेड कलर से दिख रहा है यहाँ पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, अनदर पोर्शन ऑफ सर्कुलेशन वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड फ्रॉम द हार्ट टू एवरी ऑर्गन एंड टिश्यूज। यहाँ पर हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड पंप हो रहा है, ये है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट तक ले जाया जा रहा है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये है आपके। अब है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है लिम्फेटिक सिस्टम, देखो भैया ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। फैट के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ये एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ फ्लूइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड और टिश्यूज के बीच में, ब्लड कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच में जो फ्लूइड का बैलेंस होता है उसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाने में भी हेल्प करता है। और जो बैक्टीरिया या पैथोजेंस होते हैं, वायरस होते हैं, उनके अगेंस्ट क्या करता है, हमको प्रिवेंट करता है। तो ये एक इम्यून सिस्टम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल्स लाइक लिम्फोसाइट सेल्स एंड अदर एंटी बॉडी सेल्स। तो लिम्फोटिक सिस्टम में लिम्फोसाइट्स सेल का रोल होता है, इसीलिए इसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और इसमें जो सेल्स होती हैं इनको लिम्फोसाइट्स सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, लिम्फोसाइट सेल कहते हैं। अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये 3 तरह का बनता है, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स। लिम्फ क्या करती है, लिम्फ क्या होती है, कलरलेस फ्लूइड होती है जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में। लिम्फ वेसल जिसमें लिम्फ बहता है, जैसे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ऐसे लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है। और लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। लिम्फ नोड्स क्या होती हैं अभी मैं आपको इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज मैंने आपको बताया था, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज से जब सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा होता है तो ना, तो इनके बीच में कुछ गैप होते हैं इस तरीके से। ब्लड कैपिलरीज के बीच में क्या होते हैं, कुछ गैप होती हैं। तो यहाँ से इस गैप से प्लाज्मा जो होता है वो लीक आउट होता है। क्या होता है, लीक आउट होता है। इस तरीके से प्लाज्मा क्या हो जाता है, इस तरीके से लीक आउट हो जाता है। जब ये लीक करता है तो ऐसे में तो बहुत सारा प्लाज्मा निकल जाएगा, ऐसे में तो बहुत सारा प्लाज्मा निकल जाएगा। तो इससे फिर एक वेसल्स जुड़ी होती है जिसको लिम्फ वेसल करते हैं। इसी प्लाज्मा जो लीक आउट प्लाज्मा है इसी को लिम्फ कह रहे हैं हम। और ये लिम्फ फिर कहाँ भेजा जाता है, लिम्फ वेसल्स में भेजा जाता है। ये लिम्फ कहाँ भेजा जाता है, लिम्फ वेसल्स में भेजा जाता है। इस तरीके से लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है। बीच बीच में ये वाइड पार्ट होता है, इसको कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं इसको, लिम्फ नोड्स कहते हैं। फिर ये कनेक्टेड होता है कहाँ, आपके लंग्स में, और लंग्स से फिर ये आपके कहाँ जाता है, हार्ट में, ब्लड के साथ मिल करके, ठीक है ना। तो ये है इसका पूरा फंक्शन। तो लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड होता है जो लीकेज ऑफ प्लाज्मा, ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में जब सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा होता है तो उस समय जो प्लाज्मा लीकेज हो रहा था उससे क्या बनता है, आपका लिम्फ बनता है, जो लिम्फ वेसल में फ्लो करता है। और बीच बीच में कुछ वाइट पार्ट्स होते हैं इसकी वेसल्स में, उनको लिम्फ नोड्स कहते हैं, ठीक है।
आप ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करें बेटा, तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? ह्यूमन में तो ट्रांसपोर्टेशन खत्म, फिनिश। अब प्लांट में कैसे हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन? प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, प्लांट्स में मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वेस्ट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम होता है जिसको वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जो वेस्कुलर टिश्यू का बना होता है। और ये वेस्कुलर टिश्यू दो प्रकार के, दो टाइप्स के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फ्लोएम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो आपका जाइलम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, और जो फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। कैसे? मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। क्या है? ये एक प्लांट है। इस तरीके से ये बना दिया मैंने, ठीक है। ये इसकी जड़ें हैं। क्या है? ये जड़ें हैं। यहाँ पर सोइल है, सोइल में क्या है? वाटर है। अब वाटर से, सोइल से, ये जो वाटर है ये रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट की बॉडी में। जब इसको एब्जॉर्ब किया जाता है तो बीच में कुछ ट्यूब्स होती हैं, उनको जाइलम ट्यूब्स कहते हैं। वो जाइलम ट्यूब्स क्या करती हैं? प्लांट की ऊपर की तरफ पानी को पहुंचाती हैं। प्लांट के ऊपर की तरफ पानी को क्या करती हैं? पहुंचाती है। कौन? जाइलम ट्यूब्स क्या करती है? पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाती है, प्लांट की लीफ तक पहुंचाती है। क्या करती है? प्लांट की लीफ तक पहुंचाती है। वो नीचे नहीं पहुंचाती है, ऊपर की तरफ ले जाती है। तो उसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है पानी का फ्लो। तो जाइलम एक ही डायरेक्शन में ले जाता है पानी को, और साइड में ले जाता है। और बाई डायरेक्शनल में जो फूड है, देखो भाई, प्लांट के अपर पार्ट्स भी होते हैं, लोअर पार्ट्स भी होते हैं। तो फ्लोएम क्या करता है? प्लांट के अपर पार्ट्स में भी फूड को पहुंचाता है और लोअर पार्ट्स में भी फूड को पहुंचाता है। उसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल। क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। अभी और अच्छे से इसको समझिए आप। देखो, जो आपका प्लांट होता है, ये सॉइल है, ये इसकी जड़ें हैं। अब मान लो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से और प्लांट के इस पॉइंट तक डिस्टेंस कम है, तो यहाँ से यहाँ तो पानी ऑस्मोसिस के थ्रू पहुँच जाएगा। ऑस्मोसिस मतलब जब वाटर के मॉलिक्यूल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में एंटर करते हैं तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। सिंपल। डिफ्यूजन का एक टाइप होता है, तो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की प्रोसेस से कम डिस्टेंस में तो पानी पहुंच जाता है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होती है। मान लो यहाँ से और यहाँ तक पानी को पहुँचाना है, तो इसके लिए ऑस्मोसिस काम नहीं करेगा। ये काम कौन करेगा? जाइलम काम करेगा। ये ट्यूब होती हैं कुछ प्लांट्स के बीच में, स्टेम में होते हैं ये। तो यहाँ से पानी क्या होता है? ऊपर की तरफ फ्लो करता है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, इसको कहते हैं एसेंट ऑफ शेप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसेंट ऑफ शेप क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी ऊपर से नीचे काम करती है, लेकिन यहाँ पर पानी नीचे से ऊपर ले जा रहा है जाइलम, तो इसको कहते हैं एसेंट ऑफ शेप। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड इन एसेंट ऑफ शेप विच इज़ परफॉर्म्ड बाय जाइलम। तो जाइलम इसको परफॉर्म कर रहा है। तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स अगेंस्ट द ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ शेप कहते हैं। यहाँ पर जो जाइलम होता है वो 4 तरह की सेल से मिलकर के बनता है, और जाइलम एक डेड टिश्यू होता है। क्या होता है? डेड टिश्यू। ये 4 तरह की सेल क्या है? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा। इसमें जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल होती है, और बाकी की पहली जो होती है ये क्या होती है? नॉन लिविंग या डेड सेल्स होती है। इसीलिए इसको डेड टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो आपका ट्रैकिड्स है, जो आपका क्या है? ट्रैकिड्स है, ये क्या काम कर रहा है? ये मेन वाटर कंडक्टिंग का काम कर रहा है। ट्रैकिड्स और वेसल्स मेन वाटर कंडक्टिंग का काम कर रहे हैं। जो जाइलम फाइबर्स हैं ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ दे रहा है प्लांट को, और जो जाइलम पेरेन्काइमा है ये साइड वे लेटरल ट्रांसपोर्ट करता है H2O का। जैसे प्लांट में एक तो सीधे जा रहा है पानी, लेकिन साइड के पार्ट में भी तो ये पानी को यही भेज रहा है, तो इसको कहते हैं साइड वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जाइलम पेरेन्काइमा कर लेता है। क्लियर है? यहाँ पर देखो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, इसमें 2 फोर्स काम कर रही है। एक फोर्स है आपका रूट प्रेशर और एक है ट्रांसपिरेशन और सक्शन पुल। जब रूट नीचे से ऊपर की तरफ पानी जाता है रूट से प्लांट की लीफ तक, तो उसको कहते हैं रूट प्रेशर, और
ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन पुल किसको कहते हैं? जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है तो ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स होता है इसको भी अपनी तरफ खींचता है, पुल करता है, तो इसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से क्रिएट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या करता है? ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प, जैसे एसेंट ऑफ शेप बताया मैंने जाइलम में। अब ट्रांसलोकेशन क्या है? फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन क्या है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मैंने बताया ना, फ्लोएम प्लांट के ऊपर के पार्ट में भी और नीचे के पार्ट में भी फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड का अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जब हो रहा होता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट की लीव से और प्लांट के डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स तक वाई फ्लोएम होता है। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स को। किसके? फूड को। ठीक है, और इसमें एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। फ्लोएम जो होता है ये भी 4 तरह की सेल से मिलकर के बनता है, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो यहाँ पर सीप ट्यूब्स लिविंग सेल होती है, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग होती है, लेकिन फ्लोएम फाइबर्स क्या होता है? डेड सेल होता है। जैसे जाइलम एक डेड टिश्यू है, फ्लोएम यहाँ पर क्या है? एक लिविंग टिश्यू है। क्या है? एक लिविंग टिश्यू है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो सीप ट्यूब्स होती है क्या करती है? ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प करती है। जो कंपेनियन सेल्स होती हैं, सीप ट्यूब्स क्या कर रही है? ये ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रही है। कंपेनियन सेल्स जो है ये सीप ट्यूब्स के द्वारा होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है प्लांट को, फूड को स्टोरेज करने का काम कर रहा है। और फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये भी एक सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने का काम करता है आपके प्लांट को। इसको आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है अभी। ठीक है, 9th में आपने देखा ही होगा। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब लास्ट लाइफ प्रोसेस है बच्चों एक्सक्रीशन। किसमें? ह्यूमन बींग्स में। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, एक्सक्रीशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजीनस वेस्ट। नाइट्रोजीनस वेस्ट जो होते हैं उनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है बॉडी से उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। नाइट्रोजीनस वेस्ट आपका यूरिया एक नाइट्रोजीनस क्या है? वेस्ट है। सॉल्ट, बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं, केवल खाने का सॉल्ट नहीं होता है, तो वो भी नाइट्रोजीनस वेस्ट में आता है। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या होती हैं आपकी बॉडी में? केवल किडनी नहीं होती है। किडनी क्या करती है? यूरिया को एक्सक्रीट आउट करती है। लंग्स क्या करती हैं? CO2 को एक्सेल आउट करती है। जैसे ऑक्सीजन को इनहेल करती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करती है। लीवर जो हमारी बॉडी में अमोनिया, जो बहुत बहुत खतरनाक सब्सटेंस होता है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी को भेजता है। ये लीवर का काम है भैया। क्लियर है? क्योंकि कभी कभी कहीं पर बहुत सारे लोग टॉयलेट करते हैं तो बहुत दिन बाद वहाँ पर स्मेल आती है, क्योंकि वहाँ पर वो यूरिया फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया से एक बहुत तीक्ष्ण गंध आती है। ठीक है, और स्किन क्या करती है? स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो पसीने को क्या करती हैं? बाहर करती है। तो ये एक तरह से पूरा एक्सक्रीशन हो रहा है। बॉडी की गंदगी को बॉडी से बाहर करने की जो प्रोसेस है वो क्या है? एक्सक्रीशन है। वो चाहे किसी भी फॉर्म में आ रहा हो, केवल जो मल बाहर आ रहा है वो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा कि एनस से इजेशन हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बच्चों, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दो तरह का। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ये किस किस का बना होता है? 2 किडनी होती है, इसमें 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। इससे मिलकर के ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। और इसमें जो किडनी होती है बीन शेप्ड होती हैं, सेम के दाने के आकार की होती हैं या राजमा के दाने के आकार के जैसे होती है, बीन शेप्ड होती हैं। इसके ऊपर 2 ग्लैंड्स होती है, इनको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। जो आपकी ये वाली किडनी है, ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है। राइट किडनी लीवर के प्रेशर से थोड़ा नीचे होती है, लेफ्ट किडनी थोड़ा आपको ऊपर दिख रही होगी इसकी पोजीशन। डोर्सल जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें ये क्या होती हैं? थोड़ा पीछे की तरफ क्या होती हैं ये, क्योंकि आगे तो हमारी स्टमक और लीवर वगैरह और हमारी इंटेस्टाइन वगैरह होती है, तो ये थोड़ा पीछे की तरफ क्या होती हैं? लोकेटेड होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। और साथ ही साथ किडनी जो हैं, किडनी से ये 2 पाइप जुड़े हुए हैं ना, इनको कहते हैं यूरेटर्स। ये पहला यूरेटर, ये दूसरा यूरेटर। फिर यहाँ पर एक आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। और फिर अल्टीमेटली यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन बाहर जाता है। क्लियर हो गया इतना?
किडनी क्या है, फिल्टर करती है ब्लड को। लंग्स ब्लड को प्यूरिफाई करती है, किडनी क्या करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम करती है। किडनी के बाद जो यूरिन बनता है, यूरिन कहाँ जाता है, यूरेटर में जाता है। यूरेटर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर इस यूरिन को यूरेटर से ड्रेन आउट करती है, अपनी तरफ लेती है इस यूरिन को, और यूरेटर से फिर ये कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। थोड़ी देर के लिए स्टोर रहता है यूरिनरी ब्लैडर में, स्टोर द यूरिन, जो कि यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। और जब हमको फील होता है कि हमको यूरिन शरीर से बाहर फेंकना है, तो हम यूरेथ्रा की मदद से, यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। किडनी जो है, इसकी जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है उनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेफ्रॉन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार, लगभग हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी किडनी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रीनल। रीनल का मतलब किडनी होता है, किडनी से रिलेट करता है ये वर्ड, ठीक है। जहाँ पर भी आपको ये दिखे इसका मतलब किडनी से इसका रिलेशन है। तो यहाँ पर एक रीनल आर्टरी है, एक रीनल वेन है। आपको जो रेड कलर का ये ट्यूब दिख रही है, ये रीनल आर्टरी है और ये रीनल वेन है। तो रीनल वेन किससे जुड़ी हुई है, वेना कावा से। रीनल आर्टरी किससे जुड़ी हुई है, आयोटा से, ठीक है ना। तो आयोटा से जो ब्लड आ रहा है वो रीनल आर्टरी के थ्रू आपकी इस वाली किडनी, राइट किडनी में जा रहा है। और रीनल और जो वेना कावा से जो ब्लड जा रहा है वो आपकी रीनल वेन के थ्रू बॉडी से क्या होता है, बाहर जाता है। बॉडी से क्या जाता है, बाहर जाता है। तो आयोटा क्या करता है, इस ब्लड को रीनल आर्टरी के थ्रू आपकी दोनों किडनी में डालता है। फिर यहाँ पर इस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और रीनल वेन इस फिल्टर्ड ब्लड को फिर से आपकी बॉडी में भेज देता है। और जो इसमें से जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी यूरिन वगैरह होता है, इसको अपने पास रख लेता है, अपने पास रख लेता है। उसके बाद ये यूरिन आपका यूरेटर में आता है, यूरेटर से फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू टाइम पर बाहर हो जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स किडनी की क्या होती हैं, फिल्टर्ड यूनिट होती है। नेफ्रॉन जो होती है किडनी की क्या होती है, फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। तो ये जो नेफ्रॉन्स आर फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज, दीज यूनिट्स कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू अ डक्ट एंड अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बीच में येलोइश कलर का, ये ट्यूबुलर जो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड, इस तरीके से उलझी हुई जो आपको संरचना स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ट्यूबुलर पार्ट है किडनी का, जो एक तरफ बोमेन कैप्सूल से जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ इस डक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें जो ब्लू कलर की लाइन आपको ट्यूब दिख रही है, ये कैपिलरीज हैं। क्या है ये, कैपिलरीज हैं, ब्लू और रेड कलर की जो आपको दिख रही हैं। तो ब्लू कलर का है आपका रीनल वेन और रेड कलर आपका है रीनल आर्टरी। क्या है, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड क्या करता है, इस बोमेन कैप्सूल में क्या करता है, एंटर करता है। यहाँ पर फिर ये ब्लड को फिल्टर करती है और फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर्ड ब्लड होता है वो रीनल वेन के थ्रू फिर से आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है, फिल्टर्ड ब्लड। लेकिन फिल्ट्रेशन के टाइम पे कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी इसके अंदर रह जाते हैं। तो वहाँ पर जो हैनली लूप्स होती है, हैनली लूप्स मतलब जो ये यू टर्न आपको दिख रहा है येलो कलर का, ये क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर जो यूज़फुल होते हैं उसको रीनल वेन उठा करके फिर से आपकी ब्लड में डाल देती है। क्लियर हो गया। अब जो यहाँ पर वोमेन कैप्सूल है ये ब्लड को फिल्टर करता है, हैनलीज लूप जो है रिब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड एंड वाटर करता है। अब यहाँ पर जो यूरिन बचा उस यूरिन को इस ट्यूब के थ्रू यहाँ से इस डक्ट में भेज दिया जाता है, इस डक्ट में भेज दिया जाता है। ऐसे यहाँ से एक ट्यूब जुड़ी है, यहाँ से भी जुड़ी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये पूरा जुड़ा हुआ है जैसे यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो यहाँ से यूरिन इस डक्ट में जाता है और इस डक्ट के बाद ये यूरिन कहाँ जाता है, इस डक्ट के बाद, इस डक्ट के बाद ये यूरिन कहाँ जाता है बच्चों, इस डक्ट के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, सॉरी यूरेटर में चला जाता है और यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। वहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। क्लियर है। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट में कैसे हो रहा है एक्सक्रीशन, सबसे लास्ट स्लाइड है ये आई थिंक, हाँ। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट में एक्सक्रीशन को थोड़ा आप ब्रीफली समझ लीजिए। प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, मैंने बताया आपको, पहले भी बता दिया कि ऑक्सीजन को रिमूव करता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट
एक्सेल आउट करता है स्टोमेटा के थ्रू। एक्सेस वाटर रिमूव थ्रू स्टोमेटा, जो प्लांट को अधिक से ज़्यादा पानी मिल जाता है उसको भी प्लांट स्टोमेटा के थ्रू बाहर करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से उसको क्या करता है, बाहर करता है। ठीक है ना, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन नहीं कहेंगे हम इसको, ट्रांसपिरेशन, सॉरी ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर। और तीसरा क्या होता है, प्लांट आल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क। जो पुरानी बार्क हो जाती है, छाल हो जाती है या पत्तियां हो जाती है, प्लांट पुरानी पत्तियों को त्याग देता है, छोड़ देता है, तो वो भी तो एक्सक्रीशन ही हो रहा है। तो ऑक्सीजन को बाहर करना, एक्सेस वाटर को बाहर करना, पुरानी लीव्स को छोड़ना, बार्क को छोड़ना, ये सब प्लांट में क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है। तो बच्चों आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आज वन शॉट में आपने लाइफ प्रोसेसेस के पूरे चैप्टर को पढ़ा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, शेयरेबल लगा, तो आप इस वीडियो को, जो सीरियस बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, उनको ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको अच्छे नोट्स मिल सके और वो अपनी पढ़ाई को ईजिली और कंफर्टेबल होकर के कर सकें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने धैर्य से इस वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।